हेरिडिटी क्या होता है उसके बारे में आज समझोगे आप, ठीक है। मतलब 12th क्लास में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसका छोटा सा फॉर्म यहां पर पढ़ने वाले हो आप लोग। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरे लेक्चर को अटेंड करना है, मेरे साथ बने रहना है आपको। व्हाट इज जेनेटिक्स? मेंडल ने किस पे काम किया? सर मेंडल ने काम किया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोनित वर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मोशन फाउंडेशन के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 10th क्लास के एक बहुत ही शानदार से चैप्टर के बारे में। और आज हम बात करने वाले बेटा हेरिडिटी चैप्टर के बारे में। ओके, हेरिडिटी क्या होता है उसके बारे में आज समझोगे आप, ठीक है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पर आज हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में। काफी सारे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। इवन 10th क्लास में ये चैप्टर आपके पास आता है और आगे आप 12th क्लास में जब जाते हैं तब एक पूरा का पूरा, जैसे सपोज दैट ये एक छोटा सा एक एपिसोड का वेब सीरीज मान लो, और वो आता है एकदम बिल्कुल गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह बहुत सारे एपिसोड। मतलब 12th क्लास में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसका छोटा सा फॉर्म यहां पर पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। अब काफी बच्चों को इसमें क्या दिक्कत आती है, काफी बच्चों को दिक्कत ही आती है कि वो बेसिक से इस चीज को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बेसिक बहुत अलग हैं। अगर आप कंपेयर करोगे ना, जैसे अगर हम बात करें हेरिडिटी चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, वो बाकी जो चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, या रिप्रोडक्शन वाला आपके पास में चैप्टर है, उनसे अलग है। तो उन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि यार अगर चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं पता ना, फंडामेंटल नहीं पता, तो फिर चैप्टर को हम रटते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और ये चैप्टर उनमें से है कि तुम रट के काम चला लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसी के लिए आज मैं आपके समक्ष, आपके सामने आया हूं ताकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने एनसीईआरटी पूरा इस चैप्टर में आपका लिया हुआ है ताकि आपका एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक ना छूटे, और सीबीएसई जो हमारा बेसिकली आपका जो बोर्ड है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक्स भी यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। और आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक को स्टडी करेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर करूंगा, ठीक है, कि भाई टुडेज माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, आज के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट हैं जो आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो। ओके, कहां पर? मोशन फाउंडेशन के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो होप सो आपने वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आज आप सीखोगे बेटा, ठीक है, क्या सीखोगे आज आप? तो आज आप सीखने वाले हो इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। तो देखो जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि हेरिडिटी जेनेटिक्स में ही आता है। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच हो गई बायोलॉजी की, उसके अंदर हम बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यार बेसिक टर्मिनोलॉजी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ओके, तो आज हम बेसिक से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। एलील क्या है ना, ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ओके, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सबको बहुत अच्छे से क्लियर। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरे लेक्चर को अटेंड करना है, मेरे साथ बने रहना है आपको, ठीक है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना बेटा, क्योंकि अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो भाई ये इंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, ये तो लर्निंग वीडियो है। और लर्निंग वीडियो की खासियत क्या होती है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेट्स के बारे में, जैसे कि हम बात करने वाले एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेट्स हमारे अंदर आता कैसे है। सपोज दैट अगर आपको मेरे बालों का कलर कैसा ब्राउन दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, वो कैसे आया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे का बैकग्राउंड साइंस क्या कहता है, कैसे ये चीज एक्सप्रेस होती है, कोई भी कैरेक्टर कैसे आता है। हो सकता है आपकी हाइट 6 फुट की हो सकता है आपकी हाइट 5 फुट की हो, कैसे आपका स्किन का कलर हो सकता है डार्क हो, आपकी स्किन का कलर हो सकता है मतलब डार्क है, फेयर हो,
कैसे हो सकता है आपके बाल स्ट्रेट हो सकता है आपके बाल कर्ली हो, कैसे आ रहा है ये सब। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, उनके पीछे कौन वर्क करता है, क्या वो प्रिंसिपल है, कैसे वो एक्सप्रेस होता है, उसको भी आज बड़े ही डिटेल के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की बात हो, ठीक है, यानी कि अगर जेनेटिक्स की बात हो और हम मेंडल का जिक्र ना करें, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो वही बात होगी, इंडिया में कॉमेडी की बात हो रही है और जॉनी लीवर का नाम तो कोई ले नहीं रहा, कपिल शर्मा का कोई नाम ले लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इंडिया के अंदर कॉमेडी की बात करें, कपिल शर्मा का काफी सारा नाम है, जॉनी लीवर, बहुत सारे कॉमेडियंस ऐसे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें जो जेनेटिक्स है, जब उसकी बात होगी तो मेंडल्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इस जेनेटिक्स के अंदर, उनको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल्स ने क्या क्या वर्क किया है, उनको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल्स ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, कौन कौन से लॉ दिए, उनको पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ मेंडल के बारे में, और फिर अपन बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कैसे बताते हैं, क्या क्या उसके बेसिस होते हैं, ठीक है, उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट यहां से इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स से। बेटा कहां से स्टडी करेंगे अपन? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स से। क्लियर बात है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना बेटा, कोई भी चीज आपको जो नहीं समझ में आए प्लीज आप उसके नोट्स जरूर बना लेना, है ना, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बच्चे के पास में अगर उसके नोट्स है ना, तो वो ठीक वैसे ही है जैसे अर्जुन के, अगर हम बात करें, एक पास अस्त्र है, वो है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र होता है, सभी अस्त्रों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्रह्मास्त्र। वैसे ही अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट के पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके खुद के नोट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए भाई, तो हमारी कहानी होती है जेनेटिक्स से स्टार्ट। व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है। तो कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? जेनेटिक्स से। अब जेनेटिक्स क्या होता है भाई, पहले तो ये समझ में आना चाहिए भाई, हेरिडिटी हमारा चैप्टर है, लेकिन हेरिडिटी को समझने के लिए आपको जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर आप दो चीजें पढ़ते हो। दो चीजें क्या क्या होती हैं? एक चीज तो होता है बेटा आपके पास में हेरिडिटी, एक चीज होता है वेरिएशन, ठीक है। एक चीज क्या होता है? हेरिडिटी, एक होता है वेरिएशन। बस इन दोनों का आप पढ़ रहे हो, वो जेनेटिक्स है। क्या है वो? जेनेटिक्स है। क्लियर कहानी। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज जेनेटिक्स, तो क्या बताओगे? सर जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। अब किसी ने पूछ लिया भाई हेरिडिटी क्या है, फिर चलो हेरिडिटी क्या होता है समझते हैं इस बात को। तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? हेरिडिटी की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या हुआ इसको समझो भाई, जैसे मैं अपने फादर का बेटा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मेरे फादर और मदर हैं और मैं उनकी क्या हूं? एक बहुत बढ़िया संतान हूं, है ना, बहुत अच्छा उनका राजा बेटा, दुलारा बेटा हूं, ठीक है। आप भी अपने माँ बाप के राजा बेटा, रानी बेटी होंगी, है ना। अब क्या होता है, आप देखोगे आपके पेरेंट्स से आप में क्या आते हैं? कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स के जैसे होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, और कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये जो कैरेक्टर कहां से? हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं। यानी कि क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास में क्या होता है? सर हमारे पास में पेरेंट है बेटा, क्या है सर? ये पेरेंट हमारे पास में है। अब इन पेरेंट से क्या हो रहा है? पेरेंट से सर प्रोजेनी के अंदर क्या आते हैं? सर पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर आते हैं कैरेक्टर्स। क्या आते हैं बेटा? सर कैरेक्टर्स आते हैं। सही है कि नहीं है? जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी मम्मा से मेरे अंदर क्या है? मेरी मम्मा से मेरे अंदर जो कैरेक्टर आया वो कौन सा है? स्किन कलर। तो मेरा स्किन कलर मेरी मम्मा की तरह है ना, मेरी माँ की तरह है। और मैं बात करूं मेरी हाइट के बारे में, तो मेरी हाइट मेरे फादर की तरह है, ठीक है। वो भी काफी अच्छे टॉल हैं, मतलब लंबे हैं थोड़े बहुत, नॉट लाइक अमिताभ बच्चन बट ठीक ठाक लंबे, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में, आपके पेरेंट्स से क्या आता है? प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। तो इन कैरेक्टर्स का आना वो क्या होता है? हेरिडिटी कहते हैं उसको। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी।
तो पेरेंट से कैरेक्टर्स कहां पर प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। ये क्या होता है, हेरिडिटी होता है। ओके, अब हो सकता है वो कैरेक्टर सेम हो सकता है वो क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। क्लियर बात है। अब बात करते हैं, तो फिर पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं, इसको तो क्या कहते हैं सर, इसको तो कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा अपन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं उसको अपन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहते हैं बेटा उसको अपन, सर उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी यहां पर। क्या बात सही है कि नहीं है। तो एक तो है कि भाई ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये तो क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। और जिसके थ्रू हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं उसको, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर कहानी, आई बात समझ में आपको। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, वेरिएशन क्या होता है ना। भाई सारे कैरेक्टर क्या आप में आपके पेरेंट की तरह है क्या, अगर ऐसा होता तो आप डिक्टो, आपकी शक्ल यानी आपका फेस, आपका पूरा बॉडी, एवरी कैरेक्टर आपकी बॉडी का वो किससे मैच करता, सर वो मैच करता हमारे पेरेंट्स के साथ। लेकिन आप देखोगे कि सर ऐसा नहीं है, हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट के जैसे होते हैं लेकिन सारे कैरेक्टर पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं। क्या बात सही है, बात क्लियर है क्या, हाँ सर ये बात तो है। तो ये क्या है, तो जो डिफरेंसेस होते हैं किस किस के बीच में, हो सकता है आपके पेरेंट और आपके बीच में डिफरेंसेस हो, या आपके अगर कोई भाई है बहन है तो उनमें भी आप देखोगे कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर, तो ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये वेरिएशंस होते हैं। तो यहां पर आप देखो वेरिएशंस क्या होता है, तो इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो किसी भी एक स्पीसीज के ठीक है, उन जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं हूं, मेरा नाम रोनित है, मेरा एक भाई है संजय, ठीक है, और एक भाई है कार्तिक। हम 3 भाई हैं। कौन कौन, मेरा नाम क्या, रोनित, मेरा एक भाई संजय और एक भाई है कार्तिक। हम तीनों के अंदर काफी सारे वेरिएशंस है, डिफरेंस है। क्लियर बात। और अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स से मैच करें तो भी हमारे अंदर डिफरेंस आते हैं। क्लियर कहानी। तो ये डिफरेंसेस क्या है, वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों आते हैं सर, तो वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली एक सेल डिवीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं सर मियोसिस सेल डिवीजन। जो गैमेट्स बनते हैं ना तब होता है बेटा। तो मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन इसी की वजह से आते हैं। क्लियर कहानी, आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस। क्या बात सही है कि नहीं है। तो आज आप जो हैं आपके पेरेंट से डिसिमिलर हो कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, वो क्या है बेटा, वो वेरिएशन है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, यस कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, मियोसिस सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। कब होता है ये सर, ये जब गैमेट्स बनेंगे तब होता है। क्लियर कहानी। और आपने ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां पर भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन के बारे में होगा जहां पर अपन इसके बारे में भी ढंग से बात करेंगे। बट यहां तक आप समझो इस चीज को। क्लियर कहानी। अब बात करते हैं अपन, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, जहां पर मैंने जेनेटिक्स की बात कर दी, हेरिडिटी की बात कर दी, वेरिएशंस की बात कर दी। क्या बात सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं अपन, देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है मेंडल साहब की, जिनको अपन क्या बोलते हैं सर, जॉन ग्रेगर मेंडल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या थे, एक जेनेटिक्स, इनको मतलब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं, है ना। ये एक प्रीस्ट थे बेसिकली, ठीक है, और अपना कुछ कुछ काम ये करते थे और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे वर्क किया। लेकिन फाइनली जब इन्होंने लास्ट में पाइसम सटाइवम, जो कि क्या होता है, मटर का एक पौधा होता है, उस मटर के पौधे पे, मटर के प्लांट पे जब इन्होंने वर्क किया
तब जाके इनको सक्सेस मिली, सफलता मिली। लेकिन सुनो, सफलता इमीडिएटली नहीं मिली। जब इनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के लगभग अगर हम बात करें बेटा आफ्टर 16 ईयर्स आई थिंक, है ना, उसके बाद इनको क्या मिली, सफलता मिली। ठीक है बेटा, मतलब काफी टाइम के बाद इनके काम को रिकॉग्नाइज किया पब्लिक ने, लोगों ने, कि भाई हाँ यार ऐसे कोई आदमी था जो बहुत अच्छा वर्क करके गया है। मतलब हम जो अब काम कर रहे हैं इतने सालों के बाद, उसने वो बहुत पहले कर लिया। ठीक है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या बात सही है कि नहीं है? तो आता है क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो व्हाट इज द आंसर? सर आंसर इज, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज सर जॉन ग्रेगर मैंडल। कौन बेटा? सर जॉन ग्रेगर मैंडल। किस पे काम किया? सर पाइसम सटाई पे। काम तो इन्होंने बहुत चीजों पे किया, लेकिन जिस काम से सफलता मिली वो काम किस पे हुआ? सर वो मटर के पौधे पे हुआ, जिसका नाम क्या है? सर उसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है उसका? सर पाइसम सटाइवम। तो ये बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं फटाक से अपन, और यहां पर अब बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। क्या बेटा? फैक्टर क्या होता है? ये फैक्टर क्या है? तो मेंडल ने एक्चुअली क्या, मेंडल जिस समय पे काम कर रहे थे उस समय पे साइंस इतना तरक्की नहीं किया था। साइंस अभी चल रहा था कि भाई अभी डिस्कवरीज हो रही थी। ओके, अभी हम इतना डिटेल के अंदर नहीं गए थे। जैसे अगर मैं बात करूं ज्यादा डिटेल के अंदर, तो हमारे पास में सेल होता है। ओके 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 भाई, ऐसे नाराज ना हो भाई। ठीक है, आ जाइए। और या ठीक है बेटा, तो जैसे हमारे पास में क्या होता है सर, हमारे पास में सेल होता है। क्या बेटा? सेल है। सेल के अंदर क्या होगा सर? सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है। सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। कौन होता है बेटा? सर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ओके, ये क्रोमोसोम है। सर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? सर क्रोमोसोम के अंदर होता है सर डीएनए होता है। हाँ है ना बेटा? क्या बात सही है कि नहीं है? सर डीएनए पे कौन होता है? सर डीएनए के अंदर होता है जीन। डीएनए पे कौन होता है बेटा? सर डीएनए पे जीन होती है। ओके, तो इतना डिटेल में हम नहीं गए थे। ओके भाई, आज तो हमको पता है कि, आज हमको क्या पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डीएनए होता है, या डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है जीन। आज हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है उसके पीछे कौन वर्क करता है? सर जीन वर्क करता है। वो जीन है जो सारे हमारे अंदर कैरेक्टर लाता है। करेक्ट ना? उस समय नहीं पता था। अब नहीं पता था तो क्या, बट मेंडल को यह पता था कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जो कि पेरेंट से कहां पर आ रहा है? पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर आता है बाय गैमेट्स। वो गैमेट्स के थ्रू आता है, लेकिन वो क्या है नहीं पता था उस समय। क्या बात सही है कि नहीं है? आए बात समझ में आपको कि यार पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर तो आ रहे हैं गैमेट्स के थ्रू, लेकिन वो गैमेट में है क्या? तो वो गैमेट में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, या फिर जीन होता है। उस समय पर नहीं पता था। तो मेंडल ने इनके लिए क्या यूज किया? मेंडल ने इनके लिए यूज किया फैक्टर वर्ड। क्या यूज किया बेटा? फैक्टर वर्ड यूज किया। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस तभी हो सकता है जब फैक्टर हो। भाई जीन नहीं आएगी तो इनहेरिटेंस नहीं होगा। सही बात है कि नहीं है भाई? अगर हम बात करें जीन आएगा नहीं, कहां से? पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, तो काय का इनहेरिटेंस, काय का हेरिडिटी, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। कैरेक्टर कहां से आएंगे? कहीं से नहीं आएंगे। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर रिस्पॉन्सिबल है जीन। ठीक है, अब मेंडल ने जीन को पहले क्या बोला? फैक्टर बोला, क्योंकि मेंडल को नहीं पता था यार, उस समय पर इतना नॉलेज नहीं था उस समय पर सभी चीजों का। सेल क्या है उसमें अगर हम बात करें तो डीएनए, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये वो कुछ नॉलेज नहीं था उस समय। ठीक है, धीरे धीरे फिर आगे साइंस ने तरक्की किया, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, तो पता लगा, फिर एक से एक कड़ियां जुड़ती गई, और कड़ियां जुड़ती गई तो साइंस हमारा बायोलॉजी बहुत आगे और ग्रो कर गया। ओके, एंड अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर, तो विच is responsible for the character? Who is responsible for the character? Sir, factor is responsible for the character. factor को अब क्या कहते हैं अपन? जीन कहते हैं। फैक्टर को अब क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो थोड़ा जीन के बारे में बात करें फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, यहां पर मैंने आपको सेल बोला, ये सेल था, ये सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए कहां होता है? एक्चुअली में क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो इसको ऐसा समझो, जैसे भाई आपके पास में क्या था सर? हमारे पास में सेल है। ठीक है सर, सेल में क्या होता है सर? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। चलो भाई, ये न्यूक्लियस हो गया। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अब आगे आ जाओ।
सर न्यूक्लियस आ गया। अब सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ये बात भी समझ में आ गई। आगे आ जाओ भाई। सर इसके अंदर क्या होता है? सर डीएनए होता है। अब डीएनए बना देता हूं फटाक से मैं, ये डीएनए लो। अब यहां पर आप देखो, हाँ सर डीएनए बना दिया आपने, तो सर डीएनए बन चुका है। अब इस डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, क्या ये सारा का सारा डीएनए काम का होता है? नहीं। तो जैसे मान के चलो इस डीएनए में ये हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, ये क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टर। ये क्या कर सकता है? सर ये एक्सप्रेस कर सकता है बेटा। ये क्या कर सकता है? सर ये एक्सप्रेस कर सकता है। और क्या बना देगा? सर कैरेक्टर बना देता है। क्या बना देता है? सर ये कैरेक्टर बना देता है। कोई भी कैरेक्टर बना सकता है। वो आपके बालों का कलर हो सकता है, वो आपकी आंखों का कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल बन सकता है, एंजाइम बन सकता है, कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। क्या बात सही है कि नहीं है? तो ये जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, दिस इज फंक्शनल। ओके, सो दिस फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, क्या बेटा? सर दिस फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ये क्या है मेरे भाई? ये फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए क्या होता है? सर यही जीन होता है। जो हमारे अंदर कैसे आता है? जो हमारे अंदर आता है पापा से और मम्मी से। पापा से कौन सी चीज आती है आपके अंदर? सर पापा से हमारे अंदर आते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसको? सर ये तो स्पर्म लग रहा है। अरे लग नहीं रहा है, स्पर्म ही है। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर स्पर्म हो गया। मम्मी से क्या आता है? सर मम्मी से हमारे अंदर आता है ओवम। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो क्लियर है, तभी तो बनते हैं ना। अरे पापा का स्पर्म, मम्मी का ओवम, वो मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में आगे डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और बाद में एम्ब्रियो से हम लोग बने। क्या बात सही है कि नहीं है? तो समझो इस बात को कि ये जीन्स कहां से आती है? स्पर्म के थ्रू, ओवम के थ्रू आती है, और हमको एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है। क्या बात सही है कि नहीं है? तो जीन के बारे में क्या समझे? सर जीन इज अ फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट बोले तो बेटा सर वो पार्ट डीएनए का जो कि एक्सप्रेस होता है, जो कि कैरेक्टर बनाता है। जैसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो, इसके लिए बहुत बढ़िया एनालॉजी हमारे पास में। जैसे एक क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं। एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 कम है क्या? चलो ठीक है, मोशन का इंस्टीट्यूट है, ज्यादा कर देते हैं ना। 100 बच्चे बैठे हुए, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या 100 के 100 बच्चे टॉप कर जाएंगे? क्या कर जाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। लेकिन 100 के 100 बच्चे स्टूडेंट हैं, क्या 100 के 100 बच्चे टॉप करेंगे? नहीं टॉप करेंगे। उनमें से हो सकता है 20 बच्चे टॉप कर जाएं, यानी 20 बच्चे अपने आप को इतना अच्छे से एक्सप्रेस करें कि वो ऑल इंडिया रैंक में आ जाएं, 1 से लेकर 20 तक। ओके, तो आप मुझे बताइए, उन 100 बच्चों में से क्या 20 बच्चों ने टॉप किया? तो टॉपर कितने बच्चे हुए? सर 20 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए बेटा? 20 बच्चे हुए। तो वो 20 बच्चे क्या है? फंक्शनल पार्ट है उस क्लास का। क्या है वो? उस क्लास का फंक्शनल पार्ट। काम करते हैं, मेहनत करते हैं। यस और नो? तो क्या सारी क्लास को हम फंक्शनल पार्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। सारी क्लास फंक्शनल पार्ट नहीं है। सारी क्लास में से वो 20% बच्चे, यानी 20 बच्चे, वो क्या है बेटा? फंक्शनल पार्ट। ऐसे ही क्या पूरा डीएनए एक्सप्रेस होता है? नहीं सर। डीएनए का वो हिस्सा जो एक्सप्रेस हो रहा है, कैरेक्टर बना रहा है, वो क्या है? सर वो जीन है। क्या है वो? जीन है। क्या बात सही है कि नहीं है? बताइए आप मुझे। आई होप आपको चीज क्लियर हुई होगी। ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया ना आपको बेटा, तो यूं मान के चलो आपको जेनेटिक्स को समझना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, अपन एलील को समझते हैं। यहां पर है ना, एक चीज आती है हमारे पास में, एलील क्या होता है? ओके, एलील क्या होता है? अब ये बड़ा समस्या करता है। जीन बच्चों को समझ में आ जाता है। ठीक है, जीन हमारे अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, हमारे अंदर एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन होगा? आप मुझे बताइए, कितना जीन होगा एक कैरेक्टर के लिए? जनरल, सामान्य तौर पे एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन होता है? ओके, तो देखो, अगर हम बात करें जीन के बारे में, तो जीन हमेशा कैसी होती है? पेयर में होती है। कैसी होती है? पेयर में। यानी कि एक जीन के हमारे पास में कितना कॉपी होता है बेटा? 2 कॉपी होती है। 2 कॉपी कैसे? वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। वन फ्रॉम
कहाँ से आती है? 1 फ्रॉम मदर। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो सही है। क्लियर कहानी? आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ध्यान रखें, एक जीन की हमारे पास 2 कॉपी होती है। एक कॉपी कहां से आती है? फादर से आती है, और एक कॉपी मदर से आती है। क्या बोलते हो यार? बात क्लियर है ना? बात क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़े। आगे बात करें अपन, एलील क्या होता है सर? एलील क्या होता है? तो एलील मैं समझाता हूं आपको, लेकिन उसके लिए अपन को चलना पड़ेगा यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो पहले एलील समझो, एलील क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एलील को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, मैं एलील कहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको? एलील मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एलील क्या होता है समझो। जनरली आपने देखा होगा एलील को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ क्या बेटा? जीन। ठीक है, चलिए, बट इसका मतलब क्या होता है? एलील क्या होता है? तो एलील क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बेटा बिटवीन द जीन्स। तो क्या कहते हैं इसको अपन? रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीन, बिटवीन जीन। जैसे समझो, एक्चुअली क्या होता है हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखो, हमारे पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? सर हमारे पास में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स। हाउ मच क्रोमोसोम यू हैव? सर 23 पेयर्स। हाँ सर, ओके। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? सर क्रोमोसोम का अगर हम यूं कह दूं कि 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, तो ये बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। हाँ सर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। सेट का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसमें से क्या होता है? एक जो पेयर होता है वो कहां से आता है? सर एक पेयर तो हमारे पास में आता है फादर से। कहां से आता है? फादर से। एक पेयर कहां से आता है बेटा? सर एक पेयर आता है मदर से। एक पेयर आता है फादर से, एक पेयर आता है मदर से। क्या बात सही है क्या नहीं है? तो फादर से यहाँ पर 23, तो यहाँ पर कितना है सर? 23 है स्पर्म के थ्रू, और यहाँ पर ओवम से कितना है? 23 है। तो क्या होता है, हमारा 1 नंबर का क्रोमोसोम मदर के 1 नंबर के क्रोमोसोम के साथ में क्या होता है? सेम होता है। यानी जैसा जीन फादर के 1 नंबर क्रोमोसोम पे होता है, वैसा का वैसा जीन कहां पर होता है? मदर के 1 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, आ जाओ। उसको क्या कहते हैं अपन? ऐसे क्रोमोसोम्स को अपन कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं उसको अपन? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अभी एलील भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे फादर का 1 नंबर का क्रोमोसोम है और ये मदर का 1 नंबर का क्रोमोसोम्स होता है। अब इन पे क्या होती है? जो जीन्स प्रेजेंट होती है बेटा, क्या होता है इन पे? जो जीन्स प्रेजेंट होती है, देखो जैसे यहां पर सपोज दैट आपको क्या मिल रहा है? एक जीन प्रेजेंट है। अब ये जो जीन होता है, इसकी यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन जीन की लोकेशन क्या होनी चाहिए भाई? लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन सेम होना चाहिए, और दोनों एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने चाहिए। यानी उनका कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर कोई 2 जीन हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, ओके, यानी कि उनका यहां पर डिस्टेंस ऑफ द जीन दोनों का सेम होना चाहिए। यानी ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए सर? सर ये सेम होना चाहिए, और दोनों एक कैरेक्टर को क्या करनी चाहिए बेटा? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। जैसे यहां पर जीन ए है मान के चलो, यहां पर जीन बी है मान के चलो। अब ये जीन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये आई कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। सर ये भी आई कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, हो सकता है ये रिप्रेजेंट करती है आई कलर ब्लैक को, ये रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको? आई कलर रेड को या ब्लू को। बट आई कलर है ना, कैरेक्टर सेम है कि नहीं है? हाँ सर, कैरेक्टर तो आई कलर ही है। आई कलर मतलब कैरेक्टर। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, समझ में आ रहा है ये चीज। तो क्या समझ में आया आपको? ये ये चीज समझ में आई सर। बिटवीन द जो जीन है उनकी यहां पर डिस्टेंस, लोकस, लोकाई, लोकेशन सेम होना चाहिए, और दोनों एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने चाहिए। अगर कोई 2 जीन इस तरह का व्यवहार रखती हैं, क्या बेटा? अगर कोई 2 जीन इस तरह का व्यवहार रखती हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है एलील। उन दोनों को क्या कह सकते हो? एलील कह सकते हो। तो ये आपस में दोनों क्या हैं? एलील हैं। तो एलील का कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन उनका ट्रेट्स अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? ट्रेट अलग अलग हो सकता है। सर ट्रेट क्या होता है? ट्रेट बेटा कैरेक्टर को डिटेल में क्या करता है? एक्सप्लेन करता है।
जैसे सपोज दैट मैं बताता हूं आपको, मैं हूं, क्या मैं हूं। अब आप कहोगे सर क्या हो, मैं हूं, आप हो, क्या हो। तो हम क्या करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए ट्रेड्स का यूज करते हैं। जैसे मेरी स्किन का है सर, क्या है आपकी स्किन का, मेरी स्किन का कलर है सर, क्या कलर है सर, डार्क। तो डार्क क्या होगा, ट्रेट हुआ। सर फेयर क्या हुआ, ट्रेट हुआ। तो कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम ट्रेड्स का यूज करते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है। तो आप यूं भी कह सकते हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड्स। यहां पर एक चीज आप डिस्कस करोगे आप लोग, यहां पर एक चीज और समझोगे, सर ट्रेड्स क्या होते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स क्या बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। क्या बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। क्या बात सही है कि नहीं है। हाँ सर। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मुझे बताइए आप लोग कि जो एलील होती है, एलील का कैरेक्टर सेम होगा कि नहीं होगा। अरे एलील का कैरेक्टर सेम होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, एलील का कैरेक्टर तो सेम होगा, लेकिन क्या ट्रेट अलग हो सकता है क्या, ट्रेट अलग हो सकता है क्या। हाँ सर, ट्रेट अलग हो सकता है। क्यों, देखो सर, आई का कलर, क्या बात सही है कि नहीं है। हाँ सर, आई का कलर है, क्या है, कैरेक्टर सेम है, लेकिन सर यहां पर आई का कलर हो सकता है ये वाला एलील ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ब्लैक हो सकता है। सर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सर ये रिस्पॉन्सिबल हो ब्लू के लिए। क्या बात सही है कि नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो बेटा, बात क्लियर हुई क्या, समझ में आई। अगर समझ में आए तो ये आप एलील को समझ गए यहां पर, ये आप ट्रेट को समझ गए यहां पर। ओके, और ये हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिंपल समझो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम पेयर कंटेनिंग ए मैटरनल पैटर्नल, मतलब एक मम्मी का एक पापा का, एक मम्मी का क्रोमोसोम एक पापा का क्रोमोसोम, जो कि क्या होते हैं लेंथ में सिमिलर, यानी यहां से यहां तक की इनकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है। जीन की पोजीशन सेम होती है, जैसे यहां पर ए जीन का पोजीशन ये रहा सपोज दैट, वही सॉरी बी जीन का पोजीशन अगर यहां है तो इसका ए का भी सेम होगा। ओके, एंड आर जॉइंड एट द सेंट्रोमियर, और दोनों कहां पर जुड़े होते हैं बेटा, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। देख रहे हो आप यहां पर, the position of the genes on each homologous chromosome is the same, यानी कि A और B जीन का यहां पर पोजीशन भी क्या होता है, सेम होता है, और कैरेक्टर भी सेम होता है। ट्रेट मे बी डिफरेंट और मे बी सिमिलर, ट्रेट सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या ये यूं हो सकता है ब्लू ब्लू, हाँ सर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सर यहां पर ये ब्लैक ब्लैक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, कैरेक्टर सेम रहेगा। चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहां पर, पहले उससे पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। दे मे बी कंटेंट डिफरेंट एलील ऑफ द जीन्स, मतलब क्या आ रहा है, मे भी आ रहा है। अरे मे हो सकता है अलग हो, सेम भी हो सकता है। क्या बात सही है कि नहीं है। होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा यहां पर देखो सर, ये हेयर के कलर के लिए, सर ये हेयर के कलर के लिए यहां पर जीन प्रेजेंट है, तो देखो दोनों की लोकेशन सेम है यहां पर। क्या बात सही है कि नहीं है। अब हो सकता है हेयर का कलर ब्लैक हो ब्राउन हो सकता है ब्लैक हो ब्राउन हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। क्या बात सही है कि नहीं है। हाँ सर बात तो सही। अब आप मुझे बताना, ये दोनों जीन जो है आपस में क्या वो एलील होगी, यस बेटा एलील होगी। अच्छा ये बताइए, ये दोनों जीन आपस में एलील हैं कि नहीं है। जैसे यहां पर इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, तो डी और सी तो आपस में एलील है क्या मेरे भाई। सर डी और सी, डी एंड सी ये तो आपस में एलील है, बट बताइए बी और सी आपस में एलील हैं क्या, बी और सी आपस में एलील हैं क्या। नहीं सर, बी और सी आपस में एलील नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन समझो बेटा। इसके पीछे रीजन क्या है सर, इसके पीछे रीजन ये है कि ये आई के कलर को रिप्रेजेंट करता है और ये हेयर के कलर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का कैरेक्टर अलग हो गया सर, दोनों का कैरेक्टर अलग हो गया, पहली चीज। दूसरी आ जाओ सर, इनका लोकेशन देखो, इसका लोकेशन यहां पर इस वाली आर्म पे, इस वाली भुजा पे, और इसका इस वाली भुजा पे। क्या बात सही है कि नहीं है। हाँ सर, तो ये आपस में क्या रहेगा, ये आपस में नॉन एलील होंगी। हाँ दोनों जीन है, ये भी जीन है ये भी जीन है, बट कैसी हैं, नॉन एलील हैं, क्योंकि दोनों एक कैरेक्टर को शो नहीं कर रही है, दोनों का पोजीशन अलग है। क्या बात सही है कि नहीं है। होप सो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना भाई,
तो आपको एलील का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ट्रेट भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको समझा दिया, पापा का 1 नंबर का क्रोमोसोम मम्मी के 1 नंबर के क्रोमोसोम के साथ में अगर है तो वो होमोलोगस है। अरे क्या है बेटा? होमोलोगस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? होमोलोगस है। क्या बात सही है कि नहीं है? होमोलोगस क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स होती है ना, वो सारी सेम कैरेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर है, ये आई के कलर के लिए रिप्रेजेंट करे, यहाँ पर और यहाँ पर जो होगी वो किसके लिए रिप्रेजेंट करेगी? हेयर के कलर के लिए। ऐसे और भी हो सकता है, कोई ग्लूकोज बनाने के लिए, कोई एंजाइम बनाने के लिए रिप्रेजेंट करेगी। क्या बात सही है कि नहीं है? चलो अब आगे बात करते हैं। ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स में, ये कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। कई बच्चों को एलील घुसता ही नहीं है दिमाग के अंदर कि यार एलील है क्या। ओके, चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है सर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एलील की एक चीज बताता हूं कि आपने सुना होगा सर डोमिनेंट एलील, सर रिसेसिव एलील, सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा यार, आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है। तो पहले उस पर बात करते हैं अपन कि डोमिनेंट एलील क्या होता है और रिसेसिव एलील क्या होता है। जैसे इसको समझो ऐसे, ओके बेटा, जैसे ये मेरे फादर है, मान के चलो ये अपने पास क्या है बेटा? सर ये फादर, और ये क्या बेटा आपके पास में? सर ये मदर है। ओके, ये कौन है बेटा? ये मदर है, ये फादर है। ओके, तो अब क्या हुआ? इसके लिए अपन कलर लेते हैं, ये वाला ले लें, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब फादर से क्या हुआ? मेरे अंदर एक जीन आया, ए जीन, और मदर से एक जीन आया, उसको भी अपन बी जीन कह देते हैं, मान के चलो। हाँ है ना बेटा? अब क्या हुआ? जैसे ये स्पर्म के थ्रू आएगा, ध्यान रखना, ये स्पर्म के अंदर है, ये ओवम के अंदर है। जब मैं जाइगोट बनूंगा, ठीक है, मतलब जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होगा, फिर एम्ब्रियो, फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आपने देखा कि जो ए था, ए जो था, ओके, पहले देख लो, ये दोनों कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल है डार्क के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है फेयर के लिए, ठीक है। ये फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान के चलो, ये फेयर के लिए, ये डार्क के लिए। क्लियर? आपने देखा कि जो प्रोजेनी बनी यहां पर, क्या बेटा? यहां पर जो प्रोजेनी बनी, प्रोजेनी कौन है? सर प्रोजेनी रोनित सर है। कौन है? रोनित सर। मान के चलो ये मेरे फादर हैं, ये मेरे मदर है, ठीक है। आपने देखा सर रोनित सर का कलर तो कैसा आ गया? फेयर आ गया। सर रोनित सर का स्किन कलर फेयर आ गया। अब मुझे बताइए फेयर के लिए कौन सा जीन या कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल था? अरे फेयर के लिए कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल था? सर फेयर के लिए तो ए रिस्पॉन्सिबल था। तो यहां पर किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया? सर यहां पर ए ने एक्सप्रेस किया। अरे क्या बोलते हो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ए ने रिस्पॉन्सिबल किया। भाई हमारा इंटेलिजेंस क्या कहता है? फेयर कौन कर रहा था? ए कर रहा था, मतलब फेयर दिखा, इसका मतलब किसने एक्सप्रेस किया होगा? अरे सर फेयर तो मतलब ए ने किया। तो ए को फिर हम क्या कह देंगे बेटा? ए को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। क्या कहते हैं इसको? डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील, ठीक है। थोड़ा सा कि इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर वापस से अच्छे से लिख देता हूं एक बार। ये मिटा दिया, ये मिट चुका है, और ये आ जाओ भाई, पेन को सेलेक्ट किया यहाँ पर और आ जाओ। तो ये क्या बेटा जो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या हो गया? सर ये डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये सर ये डोमिनेंट हो गया। तो एलील कौन सा हो गया? सर डोमिनेंट एलील। और ये जो कैरेक्टर आया है ये कैसा कैरेक्टर हो जाएगा? सर ये कैरेक्टर होगा डोमिनेंट कैरेक्टर। अरे हाँ या ना? बोलिए बोलिए। इसको आप डोमिनेंट ट्रेट भी कह सकते हो, तो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। अब आ जाओ, सर ये जो एक्सप्रेस नहीं हुआ ये क्या? अरे एक्सप्रेस नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि ये एलील कैसा है? सर ये एलील तो रिसेसिव है। कैसा एलील है? सर रिसेसिव एलील है। कैसा एलील है बेटा? सर ये रिसेसिव एलील होता है। तो ये रिसेसिव एलील आ गया। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो क्लियर है। ओके, और ये जो ट्रेट आ रहा है डार्क वाला, वो कौन सा हो गया इसका मतलब? सर ये रिसेसिव ट्रेट हो गया। ये कौन सा ट्रेट हो गया? सर ये रिसेसिव ट्रेट हो चुका है। क्या बात सही है कि नहीं है? सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप आपको डोमिनेंट एलील समझ में आ गया होगा और रिसेसिव एलील समझ में आ गया होगा। क्लियर कहानी? आ जाओ एक बार फिर से बताता हूं भाई। डोमिनेंट एलील क्या होती है? जिसका फिनोटाइप यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसको आप देख सकते हो
ठीक है, जो आपको दिखाई देगा अगली जनरेशन के अंदर, वो होता है डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील की क्या कहानी है सर? रिसेसिव एलील क्या होता है कि रिसेसिव एलील दैट ओनली एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील, यानी कि जब डोमिनेंट एलील नहीं होगा तब वो एक्सप्रेस क्या होगा, करेगा। ठीक है, जैसे समझो, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, एक तरफ अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर को जानते हैं आप लोग, एक्टर है, ठीक है, और एक है हमारे पास में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, मतलब बहुत बढ़िया एक्टर है। अब आप मुझे बताइए दोनों में से एक्टिंग किसकी डोमिनेंट होगी, अर्जुन कपूर की या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की? किसकी एक्टिंग डोमिनेट करेगी? सर ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। ठीक है, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वही महान एक्टर है ना, कभी कभी उनको लगता है कि अपनी सी भगवान है। सुना आप लोगों ने डायलॉग? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमिनेंस। अर्जुन कपूर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनकी प्रेजेंस में अपना हुनर नहीं दिखा पाएगा, उसकी हुनर ही नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं है? आई बात समझ में? वैसे ही अगर मैं बात करूं ए और बी में कौन डोमिनेंट? सर ए डोमिनेंट, क्योंकि ए ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर एक्सप्रेशन, बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बी कब काम करेगा? जब ये नहीं होगा। अरे हाँ या ना? जैसे क्लास में दो इंटेलिजेंट बच्चे, एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक कम इंटेलिजेंट है, तो अगर क्लास में जब दोनों बच्चे साथ में आ रहे तो कौन हमेशा टॉप करेगा? वो जो ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जिस दिन ज्यादा इंटेलिजेंट वाला बच्चा वो बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया, फिर कौन आएगा? सर वो सेकंड वाला टॉप करेगा। तो सेकंड वाला कब टॉप करेगा? जब वो बीमार है या एब्सेंस है क्लास के अंदर। क्लियर ना? चलिए अब बात करते हैं सर जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो कोई भी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे सपोज दैट ये फेयर कलर एक्सप्रेस हुआ, तो फेयर कलर क्यों एक्सप्रेस हुआ? सर बिकॉज ऑफ ए जीन। तो उसको क्या कहते हैं अपन? जीनोटाइप कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। ओके, क्या बात सही है कि नहीं है? आगे बात करो सर फिनोटाइप क्या होता है? आ जाओ सर, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब क्या होता है? वो क्या एक्सप्रेशन किया कैरेक्टर, यानी फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। जैसे सपोज दैट अपन अभी स्टडी करेंगे खूब सारी, जो पी प्लांट होता है हमारे पास में, क्या बेटा? एक पी प्लांट अपन लेंगे, तो पी प्लांट में आप देखोगे सर जो पी प्लांट होता है उसमें कैरेक्टर अपन स्टडी करते हैं टॉल। तो टॉल के लिए हमारे पास में क्या होता है? ये लो, तो कोई मटर का पौधा टोल है, तो टॉल क्यों होता है? अगर उसमें ये कॉम्बिनेशन है या फिर ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन अगर उसके अंदर है तो वो क्या करता है? टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना डोमिनेंट जो जीन होता है वो हमेशा आगे रहता है। हमारा इस दुनिया का भी तो रूल है, जो सबसे जो ज्यादा डोमिनेट करता है वो हमेशा टॉप पे रहता है। जैसे इस देश के अंदर सबसे रिच आदमी कौन है? पैसों में किसने डोमिनेट कर रखा है? सर अंबानी। अंबानी किस पे आता है इंडिया के अंदर रिचनेस में? सर 1 नंबर पे आता है। तो आगे है ना, जो भी ज्यादा होगा किसी भी चीज में, जो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, एक्टिंग में बहुत अच्छा है, पैसों में बहुत अच्छा है, सुंदरता में बहुत अच्छा है, वो सब हमेशा कैसा रहेगा? अपनी फील्ड में टॉप पे रहेगा। कोई पढ़ाने में बहुत अच्छा, अपनी फील्ड का टॉप आगे रहेगा। वैसे यहाँ पर डोमिनेंट जो होता है वो आगे रहता है, ठीक है, और रिसेसिव पीछे लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये जीन है, क्या बात सही है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस कर रही है एक कैरेक्टर, जो कि क्या होता है बेटा? कैरेक्टर कौन सा है? लेंथ का कैरेक्टर है ना, लेंथ ऑफ स्टेम। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर सही बात है, सही कह रहे हो आप। तो ये फिजिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? टॉलनेस। तो फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब कि फिनोटाइप, और उस फिजिकल एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सर ये रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या हो गया इसका? सर जीनोटाइप। ये इसका क्या हुआ बेटा? सर ये इसका जीनोटाइप हो गया। क्या बात सही है क्या? जैसे सपोज दैट मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने एक, अभी आपको पता लक्षद्वीप का सीन सुना होगा आपने। चलो या लक्षद्वीप का छोड़ो, अपन तो अपने पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुई। काम क्या हुआ? सर काम, फिजिकल काम क्या हुआ? सर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। फिजिकल काम क्या? सर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। फिजिकल काम क्या? सर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। किसने कराया? कौन रिस्पॉन्सिबल? किसकी वजह से हुआ? सर मोदी जी ने। क्या बात सही है कि नहीं है? तो मोदी जी क्या हो गए? जो रिस्पॉन्सिबल है। जीनोटाइप हुआ क्या? सर्जिकल स्ट्राइक मतलब फिनोटाइप। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज कि जीनोटाइप जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिजिकल अपीयरेंस, और जो फिजिकल अपीयरेंस हो रही है कैरेक्टर की, वो क्या है उसका? वो क्या बेटा उसका?
फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो दो चीजें पढ़ी आपने, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंपोजिशन, फिनोटाइप मतलब वो जीन आगे चलकर क्या कैरेक्टर बना रही है, उस कैरेक्टर का फिजिकल वो दिख कैसा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज नॉन एज फिनोटाइप एंड उसके पीछे कौन है, जीनोटाइप। चलो अब आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने एक चीज छोड़िए, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमिजाइगस, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। चलो आ जाओ, ये अपन पढ़ चुके हैं, अब आ जाइए इस पे। तो होमोजाइगस मतलब क्या, हेटेरोजाइगस मतलब क्या, उसको समझाता हूं मैं आपको, है ना। तो यहां पर अपन लेते हैं कलर। तो होमोजाइगस मतलब और हेटेरोजाइगस मतलब और हेमिजाइगस मतलब, देखो बेटा ये हमारे पास में क्या है, क्रोमोसोम है। बेटा क्या है ये, सर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के बारे में आपको जानकारी तो पता लग ही चुकी है ना, ठीक, और 9th क्लास में भी काफी पढ़ा होगा आपने। ये क्या बेटा, सर एक क्रोमोसोम है। अब जो क्रोमोसोम है उसके अंदर दोनों, जैसे एक तो ये जीन और ये जीन, दोनों कैसी है, सर दोनों सेम है। या दोनों एलील कैसी है बेटा, सर दोनों एलील सेम है। क्योंकि देखो हमेशा जो डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट एलील, उसको अपन कैपिटल से लिखते हैं, और जो स्मॉल हो, जो मतलब रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से लिखते हैं। दोनों कैपिटल से लिखे हुए मतलब दोनों की दोनों क्या है, सर दोनों की दोनों मतलब सेम है। जैसे ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मान के चलो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ सर ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो अगर किसी जाइगोट को ये दोनों मिल जाए, ये पापा से आ रहा है ये मम्मी से आ रहा है, मान के चलो, क्या कहते हैं अपन इसको, इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस। तो यानी दोनों जो एलील होती है वो दोनों सेम हो, दोनों एक ही ट्रेट को क्या करें, दोनों एक ही ट्रेट को एक्सप्रेस करें, यानी सेम ट्रेट होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, सेम ट्रेट होता है। यानी अगर ए अगर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल के लिए, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉल के लिए। बट इसके अंदर आ जाओ, हेटेरोजाइगस के अंदर क्या होता है, एलील ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज दैट बी टॉल के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डॉर्फ के लिए। तो यहां पर तो दोनों एलील डोमिनेंट होती है, यहां पर एक एलील डोमिनेंट होती है, एक एलील रिसेसिव होती है। क्या बात सही है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाक से अपन। सर हेमिजाइगस के बारे में बताइए कुछ। हेमिजाइगस क्या होता है, हेमिजाइगस में क्या होता है कि जीन का एक ही पेयर प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर तो आपने देखा कि सर बी बी एक पेयर है, सर यहाँ ए ए एक पेयर है, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक ही जीन होता है, बाकी जीन तो है ही नहीं। सर इसका एक ही सेट, मतलब सेट में अगर पेयर में अगर हम बात करें तो सर पेयर में से एक ही प्रेजेंट है, दूसरा तो है ही नहीं। जैसे सपोज दैट आपके पास में 1 पेयर शूज है, अब एक जोड़ी जूता मतलब आपके पास में है, 1 पेयर ऑफ शूज आपके पास में है, अब उसमें से एक जूता गुम गया, बचा कितना, एक, तो दूसरा तो है ही नहीं ना। ऐसा हमारे पास कहां पर होता है बेटा, हेमिजाइगस कंडीशन के होता है। यानी यहां पर जीन का एक ही एलील प्रेजेंट होता है, जीन का एक ही एलील प्रेजेंट होता है। ये कहां पर होता है, आपके वाई क्रोमोसोम के अंदर। कहां पर होता है, वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है ना, वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो होप सो आपको होमोजाइगस समझ में आया, हेटेरोजाइगस समझ में आ गया। क्या बात सही है, आगे बढ़ो। आगे बात करेंगे ट्रेड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, ट्रेड्स के बारे में। तो ट्रेड्स क्या होते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सब समझाया। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। भाई कैरेक्टर जो होता है, कोई भी लक्षण है, कोई भी सिम्टम है, कैरेक्टर है, वो कैसा है। जैसे मेरी हाइट, ठीक है, अब मेरी लेंथ मान लो, हाइट मान लो, बट हाइट कैसी है, क्या मेरी हाइट टॉल है, क्या मेरी हाइट डॉर्फ है, क्या मेरी हाइट एवरेज है। ये हाइट के क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, जिनको अपन ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, उसकी स्किन का कलर, जैसे मान के चलो इसकी स्किन का कलर, मान के इसके मतलब ये हमारे पास में सोनू, सोनू की स्किन का कलर, ठीक है, सोनू की स्किन का कलर कौन सा कलर, सर डार्क कलर, मीडियम, या गेहुआ कलर, ब्लैक कलर, कौन सा कलर। भाई कलर तो है, तो कैरेक्टर की बात तो हो रही है, स्किन कलर मतलब कैरेक्टर, सर कौन सा, सर कौन सा कलर। तो डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ट्रेड का यूज करते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको अभी। तो डिफरेंट फॉर्म, आ जाओ भैया, जा जा, ये बड़ा परेशान करती है। ओके चलो बेटा, यहां पर फटाक से अपन क्लिक करेंगे इस चीज को। तो यहां पर आप चेक करो मेरे भाई, सर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स ट्रेड्स गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स। सही बात है कि नहीं है।
अब अगर हम बात करें ट्रेड्स, दो तरह के आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं कि एक तो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, क्या बेटा? सर एक तो है एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक है इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? ये एक्वायर करते हो आप जब आपका बर्थ हो जाता है ना, आफ्टर उसके बाद जो भी आपको पसंद होता है, जैसे सपोज दैट विराट कोहली। अब विराट कोहली जो क्रिकेटर बने हैं, आप जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी जीन के अंदर वो चीज थी, नहीं, ठीक है। वो क्या हुआ, प्रैक्टिस किया, सीखा, और सीखते सीखते क्या हुए, उन्होंने कवर ड्राइव लगाना, सिक्सर, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग स्किल डेवलप करी। तो वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाता है, वो उसी पे सीमित रहता है। आपको अगर उस कैरेक्टर को लाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग काम आती है, आपकी प्रैक्टिस काम आती। सही बात है कि नहीं है? आई बात समझ में आपको? जैसे शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान का जो बेटा है जरूरी नहीं है वो एक्टर बनेगा, हाँ अगर उसको एक्टिंग करनी है तो क्या होगा, उसको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान एक बड़ा एक्टर है या एक बड़ा बॉलीवुड स्टार है तो उसकी सारी की सारी जो जीन्स हैं वो उसके बेटे में आ जाएगी, और उसका बेटा भी पैदा होगा तो वो भी किंग ऑफ बॉलीवुड होगा या सम टाइम मतलब लाइक दिस होगा। ऐसा नहीं, उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जितना हार्डवर्क उसने किया उतना करना पड़ेगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, सीखने पड़ते हैं, साइकिलिंग सीखनी पड़ेगी, गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, पढ़ाना सीखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? पढ़ाना भी सीखना पड़ता है मेरे भाई। सही बात है कि नहीं है? ओके, ये तो क्या हो गया सर, ये तो हो गया एक्वायर्ड ट्रेड्स। क्या ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे क्या? नहीं सर, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं, आर नॉट इनहेरिट। ठीक है बेटा, और ये क्या होते हैं, फिनोटाइपिक फिजिकल फीचर इन्फ्लुएंस हो सकता है इनका, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं भाई? ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? जैसे समझो, आप कैसे कैरेक्टर बोल सकते हो, जैसे बताइए आप मुझे। जैसे मेरे बाल, अब मेरे फादर के बाल हैं तो ये बाल आएंगे से, सही है कि नहीं है? ओके, मेरा जैसे बॉडी के ऑर्गन्स आएंगे सही, तो ये क्या होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, क्या है बेटा? सर ये इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। ये ट्रांसफर क्यों होते हैं, क्या साइंस है इसके पीछे? बहुत सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूं, आ जाओ। सर पापा और मम्मी से क्या आते हैं, गैमेट्स आते हैं। अरे क्या बात सही है क्या? हाँ सर, गैमेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? सर गैमेट्स में प्रेजेंट होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब दोनों के एक एक सेट होते हैं तो आगे चलकर जायगोट बनाएंगे। जायगोट कैसा होता है सर? 2n जायगोट होता है। ये लो क्रोमोसोम आ गया इसके अंदर। सर क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? सर डीएनए होता है। ये लो डीएनए आ गया। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? फंक्शनल पार्ट जीन होता है। और जीन क्या शो करता है? सर कैरेक्टर। ये लो भाई, तो मेन चीज क्या है? डीएनए। मेन चीज क्या है? डीएनए। तो डीएनए आता है ना भाई गैमेट्स के थ्रू, इस वजह से, ठीक है। देखो इन डीएनए, और कहां से होता है डीएनए पास? पेरेंट टू प्रोजेनी जाता है। कहां जाता है बेटा? पेरेंट टू प्रोजेनी जाता है। क्या बात सही है कि नहीं है? बोलिए। अब आगे बात करते हैं, डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन हो चुका है, ये आराम से जा सकते हैं। जीन्स डू नॉट इनकॉर्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी जीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, ठीक है। हियर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड्स, करेक्ट। आ जाओ, अकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर ये एनवायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये क्या होता है कि जीन अगर इन्फ्लुएंस हो गया, कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जीन अगर म्यूटेशन हो गया जीन के अंदर, जो सीक्वेंस डीएनए के अंदर होता है, या डीएनए डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वो ट्रेड चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कई लोगों के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बचपन से ही, ठीक है, बिकॉज ऑफ जीन्स। ओके, कई लोग बौने पैदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। तो ये कैसे अफेक्ट होते हैं? ये जीन के थ्रू अफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर जीन अफेक्ट हो गया तो ये अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है वो अगर इफेक्ट हो गया तो ये इफेक्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे सपोज किसी को ड्राइविंग आती थी, अब अगर उसका हाथ टूट गया सपोज, ड्राइविंग कैसे करेगा? तो वो काम नहीं कर पा रहा ना वो। क्या बात सही है कि नहीं है? तो यहाँ पर एनवायरमेंट का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, क्या ये आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मसल्स। ओके, मसल्स का कैसे सीन है भाई? किसी आदमी ने क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी तो उसने क्या बना दी? उसने अपनी बॉडी बना ली, मसल्स बिल्ड कर ली।
अब क्या होगा, क्या वो मसल ऐसा थोड़ी होगा कि भाई ग्रेट खली का बेटा भी ग्रेट खली होगा या जॉन सीना का बेटा जॉन सीना होगा, नहीं होगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर इतना, जॉन सीना ने मेहनत करी तो बॉडी बना, सही बात है। यहां पर क्या होता है, ये इवोल्यूशन के अंदर पार्ट करते हैं, जैसे हेयर, स्किन, ईटीसी। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का। यहाँ विराट कोहली को हमने समझा और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने लिए और समझ में आई हमको। क्या बात सही है कि नहीं है, बात क्लियर है। चलो, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, उसको बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनना क्या एक एक्वायर्ड ट्रेट से, इनहेरिटेड नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं है। टीचर बनना है तो टीचर कैसे बनोगे, बाय प्रैक्टिस, बाय लर्निंग, बाय रीडिंग, ठीक है, बाय प्रैक्टिस। तो ये क्या हो गया आपके पास में एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है, ओके। बट बाल आपके अंदर आएंगे ऑफ कोर्स आएंगे, बिकॉज इनहेरिटेड कैरेक्टर है, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। क्या बेटा, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, मतलब कि एक कैरेक्टर, एक ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है। तो चलिए, तो मैं आपको बता चुका हूं ट्रेट्स के बारे में, अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर दैट गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर। चलो आ जाओ, जैसे सपोज दैट हमारे अंदर क्या होता है, ये डीएनए मान के चलो बेटा, तो यहां पर बनाता हूं, यहां पर ये सपोज दैट डीएनए, ओके। ये हमारे पास में क्या होता है, डीएनए, ओके। थोड़ा डिटेल में चलेंगे अपन अब, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक चीज समझाने वाला हूं मैं आपको, ओके। ये हमारा क्या बेटा, डीएनए, सपोज दैट ये डीएनए मेरे भाई क्या है बच्चों, सर ये तो डीएनए बना दिया, यस बेटा, दिस इज अ डीएनए, ये क्या बेटा, डीएनए, ठीक है, डीएनए हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज अ फुल फॉर्म। अब क्या होता है, मान के चलो सर इसका ये जो हिस्सा है, ये फंक्शनल पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड, सर दिस पार्ट इज कॉल्ड फंक्शनल पार्ट। ये क्या बेटा इसका, सर दिस पार्ट इज कॉल्ड फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट को अपन क्या कहते हैं, सर जीन कहते हैं, हाँ या ना, हाँ सर। ये क्या करता है एक्चुअली, ये बनाता है एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं अपन mRNA। क्या कहते हैं इसको, mRNA कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, सर mRNA कहते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको अपन, ट्रांसक्रिप्शन। ये ध्यान रख सको तो रख लेना नाम इसका, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया mRNA। mRNA से क्या बनता है, सर mRNA आगे चलकर बनाता है प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन आगे चलकर क्या करती है, हमारे अंदर कैरेक्टर बनाती है। तो एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल करता है, ये कैरेक्टर। अब समझो इधर, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको बेटा, सर इसका नाम होता है ट्रांस, आ जाओ भाई आ जाओ, ये बार बार के में बड़ा परेशान करती है यार। ओके, तो क्या कहते हैं इसको अपन, सर इसको अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, आई बात समझ में आपको। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर कैसे आता है वो डिपेंड करता है वो प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर प्रोटीन बना है, ओके, तो वो कैरेक्टर बनेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये जो है, ये हिस्सा, इस पार्ट को, इस सेगमेंट को अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन कैपिटल टी कह रहे हैं। तो कैपिटल टी क्या बनाएगा, ये mRNA बनाएगा, ये आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन एक कैरेक्टर बनाएगी जो कि क्या होगा, टोल होगा। इस तरह से कोई भी कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो ये क्या बेटा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये। तो कोई भी कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है, वो ऐसे एक्सप्रेस होता है। तो वो डीएनए पर डिपेंड करता है, या हम यूं भी कह सकते हैं डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट जो कि फंक्शनल होता है, जो कि कौन होता है भाई, सर वो जीन होता है। कौन होता है, जीन होता है। इस तरह से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। क्या बात सही है कि नहीं है। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको डायरेक्ट समझा रखा है, बट यहां पर हमने क्या कर दिया, आपको डिटेल में समझा दिया, ओके। यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्या बात सही है कि नहीं है, आई बात समझ में आपको। चलिए, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, और नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, अब आता है आपका एनसीईआरटी का एक दूसरा हिस्सा जो कि है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। क्या बेटा, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कह रहे हैं, स्टार्टिंग में पढ़ाया ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि सर फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, क्या किया ये तो बता दो भाई। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि यार फादर कह रहे हैं। फादर तो वो होता है सर जिस, जो हमको मतलब लाइक क्या करता है, पैदा करता है।
ये हमको जनरेट करता है, जो हमको बर्थ देता है बेसिकली, है ना, फादर मदर, तो उनको बोलते हैं अपन। ये क्या है सर, फादर कह दिया। एक्चुअली ना इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने अपना जो भी जेनेटिक वर्क था, ठीक है, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन ये थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में यूज किया, समझ रहे हो। तो आज आपको जेनेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि मैथमेटिक टर्म्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंपल बायोलॉजी नहीं है। जैसे सेल होता है, सेल में क्या है सर, सेल में पढ़ रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया से और भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लाइसोसोम, ईआर, इन सब के बारे में कितना अच्छा लगता है। अरे वाह सर, वाह सर, पैराग्राफ है, डायग्राम है, पैराग्राफ है, डायग्राम है। बट जेनेटिक्स में जैसे मेंडल आते हैं, अरे भाई साहब ये क्या चार्ट बना दिया, ये क्या एक्स वाई ए बी, व्हाट इज दिस। सो मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया, और इनके काम को समझना बड़ा ही मुश्किल भी होता है। उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो नहीं समझ पाए, तो हम तो क्या ही हैं। बट आज समझ सकते हैं, बिकॉज आज आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर नॉलेज हैं, जो भी इस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए, और अच्छे टीचर हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है मोशन, है भाई। तो मोशन है तो फिर भरोसा है, भरोसा है तो फिर अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही बात है। चलो, तो मेंडल ने किस पे काम किया सर, मेंडल ने काम किया पी प्लांट पे। किस पे काम किया सर, पी प्लांट पे मेंडल ने काम किया। पी प्लांट का पूरा अगर हम नाम बात करें तो पाइसम सटाइवम, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। पी प्लांट पे काम करना बहुत आसान रहा इनके लिए, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोई ऐसा चूज नहीं किया था कि अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे करूंगा, रेंडमली इन्होंने चूज किया, अच्छे रिजल्ट मिल गए। पी प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंट्रास्टिंग होते हैं। मतलब कोई टॉल है तो वो टॉल है, अगर डॉर्फ है तो डॉर्फ है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके अंदर स्किन कलर बताइए कौन सा, क्या सिर्फ डार्क और फेयर होता है, क्या सिर्फ डार्क और फेयर होता है, नहीं सर, स्किन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं आपको। सर कोई ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, सर कोई और कम गोरा है, सर कोई हल्का काला है, सर कोई थोड़ा सा काला है, सर कोई और ज्यादा काला है। ये हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन है कि नहीं है। हाँ, तो हमारे अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, कंट्रास्ट, क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कोई लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, बस। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को लिए, या 14 ट्रेड्स को लिए, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे ऐसे समझो इस चीज को, येलो है तो अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहां समझो इस चीज को भाई, इन्होंने क्या चूज किया, कैरेक्टर चूज किए। ये कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर कितने लिए उन्होंने सर, कैरेक्टर 7 लिए। बट अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट इन्होंने सीड का फॉर्म लिया यहां पर, ठीक है ना, फॉर्म है यहां पर ये, तो ट्रेड कितने हो गए टोटल, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, यहां पर आ जाओ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे ट्रेड्स के बारे में, किसके बारे में बेटा, ट्रेड्स के बारे में, तो ट्रेड्स कितने हो गए, 14। क्योंकि देखो एक कैरेक्टर के 2 बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स आ रही है, या तो वो कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा। कैरेक्टर कौन सा है, स्टेम की लेंथ। तो ऐसे 7 कैरेक्टर ले तो कितने हो गए, 14 हो गए। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, या यूं भी कह सकते हो 7 पेयर ट्रेड्स। कितने बेटा, 7 पेयर। तो पेयर कह दोगे तो भी 14 ही कहा जाएगा। तो इन्होंने कौन कौन से चूज किया उसको समझो। तो सीड का इन्होंने क्या लिया, एक तो सीड का फॉर्म, या इसको अपन शेप भी कहते हैं, ठीक है, सीड का शेप बेसिकली। ओके, आगे बात करते हैं, इन्होंने सीड का क्या लिया, यहां पर कलर। ओके, अगला क्या आता है, फ्लावर का कलर। फिर आता है पोड का शेप एंड कलर, पोड शेप एंड कलर, ठीक है। फिर आता है स्टेम की पोजीशन, ठीक है, यानी स्टेम का पोजीशन इन द सेंस हो गया आपके पास में, एक तो हो गया साइज का इसका, यानी लेंथ कह सकते हैं अपन, लेंथ, स्टेम की लेंथ, टॉल है कि डॉर्फ है, ठीक है। तो एक तो होता है हमारे पास में ये टॉल कह सकते हो आप इसको, लॉन्ग को, और इसको डॉर्फ कह सकते हो, सही बात है। और ये होता है फ्लावर पोजीशन। एक्चुअली फ्लावर का पोजीशन कहां पर होता है, तो फ्लावर का पोजीशन कहां पर होता है, एक्सेल हो सकता है इस तरह से, और टर्मिनल हो सकता है। टर्मिनल मतलब होता है टॉप में होना। तो खैर ये हमारे पास में 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे उसको ध्यान रखेंगे आप लोग बेटा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या होता है सर, सीड का शेप। सेकंड क्या होता है सर, सीड का कलर। सर थर्ड क्या होता है,
सर फ्लावर का कलर, फोर्थ क्या होता है सर स्पोर्ड का शेप, सर पोड का कलर, 5 हो गए सर फ्लावर की पोजीशन और सर स्टेम की लेंथ। तो 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए जिनके क्या होते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो सर जिनके डोमिनेंट फॉर्म्स भी हैं और रिसेसिव फॉर्म्स भी है। तो ये जो फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारी फॉर्म्स कैसी है सर, ये जो फॉर्म्स है वो डोमिनेंट फॉर्म है। वो कैसी फॉर्म है बेटा सर, वो डोमिनेंट फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा सर, ये रिसेसिव फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा सर, ये रिसेसिव फॉर्म है। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, तो ये रिसेसिव फॉर्म्स होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ कैरेक्टर बताता हूं जो अपन स्टडी करेंगे। जैसे सीड का यहाँ पर शेप देखो आप, तो सीड का शेप डोमिनेंट कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, और रिसेसिव कैसा होता है, रिंकल्ड होता है। सीड का कलर कैसा होता है, येलो डोमिनेंट होता है और ये ग्रीन रिसेसिव होता है। फ्लावर का कलर जो होता है व्हाइट, वो कैसा होता है सर, डोमिनेंट होता है। सर वॉयलेट कैसा होता है, या वॉयलेट या हल्का सा रेड कैसा होता है सर, ये रिसेसिव होता है। पोड, पोड मतलब होता है फली, जो मटर की फली आती है सर, वो कैसा होगा, अगर फूला हुआ है, ठीक है ओके, तो वो कैसा होगा सर, वो डोमिनेंट होगा। और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो कैसा होगा सर, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो कैसा हो जाएगा सर, रिसेसिव होगा। अगर पोड का कलर येलो है तो कैसा होगा सर, डोमिनेंट होगा। पोड का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। फ्लावर की पोजीशन इनफ्लो मतलब कि प्लांट पे कहां पर है, एक्सियल पे है, साइड्स में एक तरीके से एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, एक्सिस पे है तो क्या कहते हैं इसको, एक्सियल। और अगर टर्मिनल मतलब ऊपर है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। अगर बात करें स्टेम, स्टेम अगर लंबा है, टॉल है, तो क्या कह दोगे इसको सर, टॉल है तो लंबा है तो टॉल, ये डोमिनेंट हो जाएगा। और डॉर्फ, क्या बेटा डॉर्फ, तो डॉर्फ क्या हो गया आपके पास में, ये रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है? तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड्स, ऐसा भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, क्या चीज बताओ भाई, बताओ क्या चीज सर, 7 कैरेक्टर ओके और 14 ट्रेड्स। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है समझाता हूं मैं आपको, क्रॉस क्या होते हैं समझाता हूं मैं आपको, है ना। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें से देखो मैं कुछ चीजों को स्टार कर रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये स्टार कर दिया, स्टेम के बारे में पता होना चाहिए कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा। एक आपको ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा। एक आपको ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आगे आपको कोर्स यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसको समझने में परेशानी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूं आपको वो परेशानी हो। इसलिए प्लीज आपको ये और ये दोनों तो पता होने चाहिए, बाकी 7 भी याद करना जरूरी तो है, बट पहले तीनों को कर लो। अगर इनको भूल गए तो भी दिक्कत में नहीं आओगे। क्या बात सही है कि नहीं है? अगर बात क्लियर है तो फिर अपन आगे चलते हैं भाई। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा बेसिकली, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अपन मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन समझो। क्या बेटा देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं बेसिकली क्रॉस कराते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक्चुअली जैसे अगर हम बात करें भाई, जेनेटिकली जो डिसिमिलर हैं प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके बीच में आप क्रॉस करा रहे हो। जैसे अगर हम बात करें, एक प्लांट है मटर का, एक पी प्लांट है सपोज दैट, एक क्या बेटा, एक पी प्लांट है। अब एक पी प्लांट कैसा है सर, एक पी प्लांट है टॉल, यानी वो ऐसा, उसके लिए जीन ऐसी, ठीक है, जीन हमेशा पेड़ में होती है इसलिए ये लिखा है बेटा। और एक कैसा है सर, एक जो पी प्लांट है, एक जो पी प्लांट है वो कैसा है सर, वो डॉर्फ है, मतलब बोना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसा होगा। हाँ सर, तो अब क्या है कहानी, अब कहानी ये है बेटा, अगर आप इनके बीच में क्रॉस करा रहे हो तो देखो जेनेटिकली डिसिमिलर है कि नहीं है भाई, इसके जीन्स यहाँ पर अलग हो रहे हैं, इसके जीन्स यहाँ पर अलग हैं, तो क्या है डिसिमिलर है कि नहीं है? हाँ सर, डिसिमिलर तो हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इनसे जो प्रोजेनी बनती है आगे, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं उसको, हाइब्रिड कहते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? जिसमें एक तो ये होता है और एक ये होता है बेसिकली, क्योंकि यहां से एक टी आता है और यहां से एक टी आता है। क्या बात सही है कि नहीं है? तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझनी है स्लाइड पे।
क्या समझना है आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन? तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग कराते हैं या इंटरब्रीडिंग कराते हैं बिटवीन द डिसिमिलर या जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में, एनिमल के बीच में भी करा सकते हो। बिकॉज हम बॉटनी वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, मेंडल ने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं प्लांट के बारे में बात करूंगा। क्या बात सही है कि नहीं है? पी क्या है? एक प्लांट ही तो है। पी क्या है बेटा? सर पी तो एक प्लांट है। ठीक है, चलें आगे। अब क्या हुआ, इन्होंने एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक क्या किया इन्होंने, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसको समझो। पहले मैं आपको यही बता देता हूं। जैसे भाई क्या हुआ, ये क्रॉस तो आपने करा दिया, लेकिन इस क्रॉस को कराने में आप कितने कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो? आप देख रहे हो कि मैं क्रॉस तो करा चुका हूं, लेकिन मैं एक कैरेक्टर को स्टडी करूंगा। ओके, यानी कि आप जब एक जीन को स्टडी करते हो, भाई एक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सर एक जीन रिस्पॉन्सिबल। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ, तो जब आप एक जीन को पढ़ते हो तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जब दो जीन को पढ़ते हो तो, यानी दो जीन के कैरेक्टर को पढ़ते हो तो, सर दो जीन के कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, आप वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ते हो, वन जीन इनहेरिटेंस। सही बात है बेटा? ठीक है, ओके बेटा। यहां पर एक जीन के, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं मोनोहाइब्रिड के अंदर आप कितने कैरेक्टर को स्टडी करते हो? एक कैरेक्टर को, तो वन कैरेक्टर। कितना बेटा? वन कैरेक्टर को स्टडी करते हो। एक कैरेक्टर मतलब बेटा कितने ट्रेड्स? सर एक कैरेक्टर मतलब टू ट्रेड्स। एक कौन सा होता है? जैसे टॉल होता है, मान के चलो, एक डॉर्फ होता है। और यहां पर किसको स्टडी करते हो? सर यहां पर अपन टू जीन को स्टडी करते हैं। अब टू जीन है तो कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? सर टू जीन है तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर हो गए। अब टू कैरेक्टर है तो ट्रेड्स कितने हो जाएंगे? ट्रेड्स उसके दुगने, मतलब कि फोर ट्रेड्स को स्टडी करते हो। ठीक है, आगे बताऊंगा इन सब के बारे में आपको। तो पहले अपन स्टडी करते हैं छोटा सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? क्या बेटा? सर मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, भर भर के कमेंट करो। ठीक है, क्या करना है? भर भर के कमेंट करना। भाई आपने समझ में आया तो भी कमेंट करो, नहीं आया तो भी कर देना, समझा देंगे फिर से। ठीक है, तो वैसे तो इजी चल रहा है अपना, सारा चीजें अच्छे से चल रही है। आपको मैंने मोनोहाइब्रिड का समझा दिया कि वन जीन इनहेरिटेंस होता है, और यहां पर मैंने आपको डाइहाइब्रिड समझा दिया जिसमें आप टू जीन इनहेरिटेंस की बात करते हो। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो क्लियर है। आ जाओ, अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखो, तो व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, जब आप एक कैरेक्टर को चूज करो, तो यहां पर आपने क्या चूज किया कैरेक्टर? सर यहां पर हमने चूज कर लिया लेंथ ऑफ स्टेम इन पी प्लांट, इन पी प्लांट। क्या बात सही है कि नहीं है? तो आप उसकी लेंथ को स्टडी करोगे। तो ये यहां पर क्या हो गया सर, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। एट द टाइम इन अ क्रॉस दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब क्रॉस हो रहा है तब आप क्या कर रहे हो? तब आप देख रहे हो कि यार यहां पर क्या है, एक को अपन स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल सेलेक्ट टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखो क्रॉस बताता हूं मैं आपको। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सा यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर एक प्लांट लिया जो कि टॉल था, ठीक है, एक प्लांट लिया जो कि डॉर्फ था। अब आपको पता है दोनों के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती, तो इन्हें एक कैरेक्टर को लिया। कैरेक्टर कौन सा है? सर कैरेक्टर है लेंथ। लेंथ मतलब एक जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? सर एक जो होगा वो टॉल होगा। तो टॉल के लिए प्योर जीन्स क्या होती हैं? दोनों की दोनों। अच्छा, कैसे कंडीशन में लिया ये भी ध्यान रखना बेटा। इन्होंने जो पेरेंट सेलेक्ट किए, इन्होंने जो पेरेंट सेलेक्ट लिए वो होमोजाइगस में लिए, है ना? कौन सी में लिए? ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर होमोजाइगस कंडीशन में, है ना? तो पेरेंट कैसे थे? सर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर पेरेंट थे। तो आ जाओ पे पेरेंट होमोजाइगस में। हाँ सर होमोजाइगस के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर कहानी? आ जाओ आगे आ जाओ। अब क्या हुआ, आपको पता है गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है, जीन जो होता है उसका एक ही कॉपी आगे जा पाता है, यानी एक गैमेट को एक जीन का एक एलील मिलता है। ठीक है, जीन का एक एलील आगे आता है। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि एक डिवीजन होता है उसको बोलते हैं मियोसिस, है ना?
तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाफ हो जाते हैं, तो एक टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये टी आगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्मॉल टी आता है। अब ये आगे चलकर क्या करते हैं आपस में, या अगर आपस में चलकर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, और क्या बना लेंगे बेटा, ये बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बात सही है क्या, ये जाइगोट बन गया यहाँ पर, है ना। तो ये जाइगोट बन चुका है यहाँ पर, आप देखो तो ये कैसा होता है। अब आप मुझे बताना भाई, सेल्फिंग अपन के कराएंगे आगे, ये तो हो गया हमारे पास में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया अपन, है ना, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब आप मुझे बताइए, इस तरह सभी जितने भी प्लांट्स बनेंगे उन सब प्लांट के पास में क्या होगा, ये वाला जीन होगा। तो अब ये कैसा होगा, तो यहां पर आपने देखा कि सारे प्लांट कैसे मिले, यहां पर टॉल मिले। अरे यार व्हाट इज दिस, क्यों परेशान कर रहे हो भाई, शांति से पढ़ाने दो ना भाई। चलो, तो ये क्या बेटा, यहाँ पर टॉल है, क्या ये टॉल है। अब यहाँ पर सारे प्लांट आपको यानी कि कैसे मिले, अगर मैं बात करूँ इनको अपन हाइब्रिड टॉल कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हाइब्रिड बोलते हैं तो हाइब्रिड टॉल हो गया। ये कौन सी जनरेशन थी सर, ये F1 जनरेशन थी। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। तो यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट एलील कौन सा है सर, टॉल इज डोमिनेंट एलील, और यानी कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट एलील, और जो कैरेक्टर है टॉल वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। कैसा बेटा ये, तो यहाँ पर ये जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है। और ये जो होता है बेटा उसको क्या कहते हैं अपन, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्या बात सही है क्या, हाँ सर बात तो क्लियर है, ठीक है भाई। चलो अब फटाक से बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब हमने क्या किया यहाँ पर बेटा, हमने एक चीज करी यहाँ पर कि अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस कराएंगे, एक्चुअली आपस में इनका क्रॉस कराएंगे। जितने भी प्लांट्स बने ना यहाँ पर, जैसे सपोज इट यहाँ पर 10 प्लांट बने, उन 10 के 10 प्लांट के बीच में क्रॉस करा दो, ठीक है। तो क्रॉस कराएंगे तो देखते हैं अपन, स्टडी करते हैं क्या कैरेक्टर आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको अगर उनका फिनोटाइप स्टडी करना है या उनका जीनोटाइप स्टडी करना है, क्या करना है, उनका अगर फिनोटाइप स्टडी करना है या जीनोटाइप स्टडी करना है, तो एक यहाँ पर मेथड होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड। क्या कहते हैं बेटा उसको, चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं। क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको इसमें, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, आपके पास में ये प्लांट आ चुका है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, फिजिकली बताता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास में आ चुका है प्लांट। अब इसके दूसरे प्लांट के साथ में आप क्या करा रहे हो, इसका एक तरीके से सेल्फिंग करा रहे हो, ठीक है। तो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बना देते हैं अपन। तो इससे गैमेट्स कैसे बनेंगे सर, इससे गैमेट्स या तो कैपिटल टी बनेगा या ये बनेगा, है ना भाई। और इससे भी क्या बनेगा सर, इससे भी ये बन सकता है। क्या बात सही है कि नहीं है, हाँ सर। तो इनके बीच में क्रॉस अगर आप कराते हो तो क्या संभावना है, जैसे समझो ये बना देते हैं अपन। इस मेथड को अपन चेकर बोर्ड कहते हैं एक्चुअली। क्या कहते हैं इसको अपन, चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, ये स्मॉल टी हो गया, सेम चीज यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सही बात है बेटा, जैसे बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो भाई, ये वाला इसके साथ में, फिर ये वाला इसके साथ में, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ में, यहाँ पर स्मॉल टी ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि डोमिनेंट आगे लिखते हैं, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप मुझे बताना, यहाँ पर आप देखो स्टडी करो इसको, आप मुझे बताओ आपको क्या मिला सर। मुझे यहाँ पर मिला कैपिटल टी सर, फिर अब मुझे मिला यहाँ पर स्मॉल टी, और सर मुझे मिला स्मॉल टी, और मुझे क्या मिला सर, स्मॉल टी। तो ये 2 बार आ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2:1। ये क्या बेटा सर, ये इसका जीनोटाइप। तो 3 टाइप की जीन मिल रही है ना, एक तो ये जीन है, ये जीन एक ही में काउंट होगा ये, और एक ही ये टाइप ऑफ जीन। तो 3 तरह की टाइप की जीन मिल रही है। नंबर कितने, 4 जीन मिली, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ है ना बेटा, टॉल के लिए हमारे पास में कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप यहाँ पर। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन इसका जीनोटाइप। क्या कहते हैं इसको बेटा अपन, इसको अपन इसका जीनोटाइप कहते हैं। चलिए आगे बात करें, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा। ठीक है बेटा, है ना, आ जाओ फटाक से आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये तो क्या निकाला अपन ने, ये इसका जीनोटाइप निकाला यहाँ पर। क्या बोलते हो यार, हाँ सर। अब मुझे बताओ इसमें से कितने प्लांट टॉल है। तो सर ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा। क्या बात सही है कि नहीं है, हाँ सर टॉल होगा। और ये कैसा होगा
सर ये डॉर्फ होगा, क्योंकि स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉल के लिए। और इवन कैपिटल टी स्मॉल टी भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉल के लिए। तो यहाँ पर टॉल प्लांट कितने बने सर, 3 बने। डॉर्फ कितना बना, ठीक है ना, इसको अपन डॉर्फ करेंगे बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 1 हो गया, तो ये डॉर्फ कर लेना आप लोग, ऐसे समझ जाना मतलब। चलो ठीक, क्लियर कहानी। हाँ सर, तो ये इसका फिनोटाइप रेशो, मतलब इतना फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, और उसके पीछे ये उसके जीनोटाइप होते हैं, यानी इतने तरह के यहाँ पर जीन होते हैं। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या बात सही है कि नहीं है। इस मेथड को अपन चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं, जिसके बारे में पुन्नेट ने बताया था, इसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं ना। क्या बात सही है कि नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, एक्चुअली किसी भी जनरेशन के फिनोटाइप को, जीनोटाइप को स्टडी करते हैं। तो फॉर द स्टडी ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वी रिक्वायर चेकर बोर्ड मेथड। इससे क्या होता है, काम इजी हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इससे काम इजी हो जाता है। तो यहाँ पर कहानी समझ में आई क्या आप लोगों को, आई होप आपको चीज समझ में आ गई। यहाँ भी देख सकते हो कि जो F2 जनरेशन बनी हमारी, ये क्या बेटा, ये F2 जनरेशन है हमारी, है ना। तो F2 जनरेशन में एक प्लांट तो कैसे बना सर, टॉल, एक टॉल, एक टॉल और एक डॉर्फ। क्लियर है कहानी, आ जाइए। तो ये क्या होता है, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक लॉ निकल के आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। कौन सा लॉ बेटा, सर लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा आता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप और जीनोटाइप ध्यान रखने हैं। क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप ध्यान रखो, उसके फिनोटाइप को ध्यान में रखो। अब बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब थोड़ा सा और, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इजी था, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन एक साथ 2 कैरेक्टर को स्टडी करेंगे अब। क्या बात सही है कि नहीं है, ठीक है, आ जाइए। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर को चूज करोगे, सर 2 कैरेक्टर लेंगे। तो आपने क्या किया, गार्डन जो पी होता है, यानी पी प्लांट जो होता है, उसका एक तो सीड शेप को चूज कर लिया यहाँ पर, और एक सीड कलर को चूज कर लिया। क्या बात सही है कि नहीं है, हाँ सर बात तो सही है। तो सीड शेप में डोमिनेंट क्या होता है, सर डोमिनेंट तो राउंड होता है, कैपिटल आर से लिख लेंगे। सर रिसेसिव क्या होता है, सर रिंकल होता है, स्मॉल आर से लिख लेंगे। सर सीड कलर डोमिनेंट क्या होता है, सर येलो होता है, तो क्या हो गया, डोमिनेंट। सर रिसेसिव कौन सा होता है, ग्रीन होता है। क्या बात सही है कि नहीं है। और इनके बीच में कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस करा दिया, आ जाओ देख लो, यहाँ पर राउंड और येलो सीड दिख रहे हैं आपको बेटा। तो सीड कैसे सर, यहाँ पर सर ये सीड हमको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, बट बिकॉज आपको समझाने के लिए यहाँ पर सीड दे रखा है, क्योंकि सीड सीड मिलाने से कुछ तो नहीं होगा, वो तो प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन करा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर क्या होता है, अपन ने रिंकल और ग्रीन सीड वाले प्लांट को चूज किया। यहां पर किस प्लांट को चूज किया, ऐसे प्लांट को चूज किया जिसमें राउंड और येलो सीड बनेंगे, और यहां पर ऐसे प्लांट को चूज किया जिसमें रिंकल एंड ग्रीन सीड बनेंगे। क्या बात सही है क्या, अगर बात क्लियर है तो फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब क्या करा, गैमेट बना लिया। तो गैमेट बनाने पे क्या होगा, हाफ हो जाता है, यानी 2 आर में से 1 आर आएगा और 2 वाई में से 1 वाई आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। सेम चीज यहां पर होगी, एक स्मॉल आर इधर से आएगा और एक स्मॉल वाई इधर से आ जाएगा। हाँ सर ये बात भी समझ में आ गई। अब आपने देखा कि यहां पर जो हमारी F1 जनरेशन बनी, उस F1 जनरेशन के अंदर आपने क्या कॉम्बिनेशन देखा, उसका जीनोटाइप। सर जीनोटाइप तो उसका था कैपिटल आर स्मॉल आर, सर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डोमिनेंट को हमेशा आगे लिखेंगे और सेम जीन को, सेम कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनको साथ में लिखेंगे, क्योंकि आर और स्मॉल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड के शेप के लिए। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड के कलर के लिए, इसलिए साथ साथ लिखा है। आ जाओ, अब क्या होगा, सारे के सारे ऑल प्लांट कैसे मिले आपको, सर ऑल प्लांट मिले हमको राउंड एंड येलो। क्या बात सही है कि नहीं है। अब हमने क्या कराया, इसका सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है, एक्चुअली हम इनके बीच में क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, यानी कि इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, सभी प्लांट्स के बीच में। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, आ जाइए उसको समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पर अपन समझेंगे गैमेट्स कैसे बनाएंगे इसके। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां पर अपन
मैं आपको गैमेट्स बनाना सिखाता हूँ। ओके, तो मैं गैमेट बनाना आपको यहाँ पर सिखाता हूँ इसके, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में क्या होता है सर, हमारे पास में कैपिटल आर था। ओके, एक सेकेंड, मैं इसके लिए चूज करता हूँ वाइट। तो यहाँ पर क्या था सर, कैपिटल आर, सर स्मॉल आर, सर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैसे बना सकते हो, देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लो, इधर क्रॉस कराओ कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल वाई से, इधर क्रॉस कराइए कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से, तो आपके पास में गैमेट आ जाएंगे। 4 गैमेट बनेंगे आपके पास में, ठीक है। एक तो बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बनता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या बात सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि दोनों प्लांट जो अपन ले रहे हैं यहाँ पर सेल्फिंग करा रहे हैं, तो सेल्फिंग कराने वाले प्लांट्स के अंदर जीन तो सबकी सेम होती है भाई, सभी के पास में राउंड और येलो के लिए तो यही जीनोटाइप होगा। जब इसका गैमेट बनाया एक प्लांट के लिए तो ये बना, ये 4 गैमेट्स बना दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी दूसरे का भी कैसे बनेगा सर, दूसरे का भी यही बनेगा, क्योंकि उसके पास भी तो जीनोटाइप क्या है, सेम ही तो है। क्या बात सही है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो गैमेट्स बन रहे हैं, मेल वाले गैमेट्स मान लो या फीमेल वाले गैमेट्स मान लो, ठीक है भाई। अरे भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस कम, ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए मेरे भाई, ओके 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 ओके, ये लो आ जाओ। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसके गैमेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे के सारे। तो देखो कैसे है सर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही बात है, इधर भी सेम गैमेट्स बन जाएंगे इसके। तो ये मेल होता है, ये फीमेल होगा हमारे पास में। अब हमने क्या किया, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने में आपने क्या देखा, क्रॉस कराने पर आपने देखा कि 9 प्लांट तो हमको ऐसे बने जो कि कैसे थे, राउंड और येलो थे। 3 प्लांट कैसे बनेंगे आपको बेटा, मिलेंगे आपको राउंड और ग्रीन मिलेंगे। 3 प्लांट कैसे मिलेंगे बेटा आपको, रिंकल और येलो मिलेंगे। एक प्लांट कैसा मिलेगा आपको, रिंकल एंड ग्रीन मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से आराम से जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, एक आध मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इजीली। जैसे इधर आओ, जैसे ये है, तो आप मुझे बताइए इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंड एंड येलो। तो ये वाला जीनोटाइप का प्लांट क्या होगा, राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करेगा। क्या बात सही है कि नहीं है। ये कैसा करेगा भाई, आर कैपिटल है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो देखो एक आर तो बड़ा है तो डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होता है। तो मतलब क्या हो गया सर, येलो एंड राउंड सीड, यानी राउंड सीड और येलो, या भी वो भी सेम हो जाएगा। इस तरह से आप सबको एनालाइज कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो आपको 4 तरह के यहां पर प्लांट्स मिलेंगे। एक प्लांट कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें राउंड और येलो प्रेजेंट होगा, ओके बेटा कम, ठीक है। तो एक प्लांट कैटेगरी कैसी होगी सर, एक प्लांट कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें राउंड और येलो प्रेजेंट होंगे। एक प्लांट कैटेगरी ऐसी होंगी जिसमें राउंड और ग्रीन होंगे। एक प्लांट कैटेगरी ऐसी होंगी जिसमें रिंकल और येलो होंगे। एक प्लांट ऐसी होगी जिसके अंदर क्या होंगे, रिंकल एंड ग्रीन होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको पूरे प्लांट्स कितने मिलेंगे, टोटल जीनोटाइप 16 मिलेंगे, ठीक है। जीनोटाइप के नंबर कितने मिलेंगे, यानी 16 मिलेंगे आपको, ऐसे है ना, बॉक्सेस देखेंगे 16 बॉक्स मिलेंगे। 4 तरह के फिनोटाइप, इन 16 में से 4 तरह के कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन होते हैं। अब बात करते हैं इसके जीनोटाइप के बारे में, बात कर लो। तो यहाँ पर मैंने जीनोटाइप लिख रखा है इसका, ना, आपको समझ में आ जाएगा भाई। राउंड येलो कितने बने सर, 9 बने। राउंड ग्रीन कितने बने सर, 3 बने। सर रिंकल येलो 3 बने। सर रिंकल ग्रीन कितने बने, 1 बना। क्या बात सही है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं सर, 4 हैं। सर जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपको एक जीन जो होगी बेटा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक जो जीन होती है वो कैसी होती है, ऐसी मिलती है। एक जीनोटाइप 2 ऐसे मिलते हैं, 2 ऐसे मिलेंगे, 4 ऐसे मिलेंगे, एक ऐसा मिलेगा, 2 ऐसे मिलेंगे, ठीक है, एक ऐसा मिलेगा, 2 ऐसे मिल जाएंगे और एक ऐसा मिलेगा।
तब देख सकते हो आप इस चीज को भी यहां से वेरीफाई कर सकते हो कि यार सही तो है ना। जैसे ये देखो, ये कौन सा, ये जीनोटाइप है, कौन सा फिनोटाइप बताएगा सर? स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकल। भाई दोनों रिसेसिव है तो रिंकल बनाएंगी सर। कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई सर ये रिंकल्ड और ग्रीन, तो ये लो, तो रिंकल और ग्रीन का अपने पास में एक ही तो था और एक ही देखो यहां पर आप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो बेटा, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस था। अब बात करते हैं अपन, जो मेंडल ने दोनों क्रॉस किए, उन क्रॉस के बेसिस पे कुछ नियम दिए, कुछ लॉज दिए इन्होंने, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं। आ जाइए। तो पहला जो लॉ होता है मेंडल का, वो कौन सा होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जैसे समझो भाई, इन्होंने क्या किया था, ये हमारे पास में कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इससे गैमेट बना। हाँ सर, कैपिटल टी आ जाएगा, इससे एक स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है भाई। सर क्रॉस कराया, सर क्रॉस कराने पे कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और यहाँ पर जो प्लांट बना वो कौन सा प्लांट होगा? टोल होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हम क्या कराते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को लेके और एक रिसेसिव कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, तो जो प्रोजेनी बनती है, उस प्रोजेनी के अंदर हमेशा कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है? जो डोमिनेंट होता है, वो कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा जो कि डोमिनेंट होगा, जिसके पास डोमिनेंट एलील होगा, वही कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। जैसे हमने पी प्लांट का यहां पर देखा, तो पी प्लांट में आपने क्या देखा कि जो कैपिटल टी होता है वही हमेशा एक्सप्रेस हो रहा था, क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है? कैपिटल टी यानी कि जो डोमिनेंट है वो क्या है? टॉल है, तो टॉल ही डोमिनेंट होता है, इसलिए वो एक्सप्रेस हो रहा था। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, एक तरफ तो आपके पास में ग्रेट खली है, ओके, और एक तरफ आपके पास में राजपाल यादव, छोटे से के ना हाइट में, बताओ दोनों की अगर फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बट बिकॉज ऑफ, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कौन जीतेगा, कौन डोमिनेंट होगा? यस सर, ऑफ कोर्स ग्रेट खली। फिजिकली कितना उनका लाइक मतलब बॉडी है उनका, है ना, वो किसी को भी एक ही झापड़ मारेंगे तो वो तो नीचे गिर जाएगा। क्या बोलते हो, बात सही है? हाँ सर, बात तो सही है। तो कौन डोमिनेंट है सर? डोमिनेंट कौन सा बताइए आप मुझे। सर खली डोमिनेंट हो जाएगा, सही बात है। तो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हमेशा जो डोमिनेंट होगा वही आगे जाएगा, वही एक्सप्रेस करेगा। यस और नो? तो आपको भी आपकी स्किल्स में, आपकी पढ़ाई में क्या करना है? डोमिनेंट होना है, पढ़ाई में डोमिनेंट होना है आप लोगों को, ताकि आप हमेशा आगे हो जाए, क्योंकि जो भी रिसेसिव बच्चे होंगे उनसे आप आगे रहो। क्या बात सही है कि नहीं है? बोर्ड में अगर आप अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको आपके सब्जेक्ट में डोमिनेट करना है बाकी के कंपेयर में। क्या बोलते हो? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब एक रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा, कौन एक्सप्रेस करेगा? सर डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। जैसे समझो यार, जैसे सपोज दैट एक तो आपके पास में एक सुंदर कन्या है और एक थोड़ी कम सुंदर कन्या है, कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा? सर ज्यादा सुंदर कन्या। अरे आपका ध्यान कहां जाएगा? सर ज्यादा सुंदर कन्या की तरफ। क्या बात सही है कि नहीं है? एक तरफ ढिंचैक पूजा खड़ी हो और एक तरफ आपके पास में कैटरीना कैफ खड़ी, बताइए कौन डोमिनेंट होगा? सर कैटरीना कैफ होगा, सही बात है ना? ऐसे ही आपको इसको समझना है, ठीक है? क्लियर कहानी? हाँ सर, आएगा समझ में। एक बार रीडिंग मार देते हैं फटाक से। तो दिस इज अ लॉ, सॉरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ। और ये किससे निकल के आया? ये निकल के आया आपके पास में मोनोहाइब्रिड से। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये निकल के आता है एक्चुअली, ठीक है? चलो आ जाओ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिटेट द डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी कि सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, वही फिनोटाइप दिखेगा आपको, दूसरा नहीं दिखता है, वो छिप जाता है। The alleles that are suppressed are called recessive, यानी जो सप्रेस हो चुकी हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्या हैं? वो रिसेसिव है। जैसे अभी एक मूवी आई थी, अभी हाल ही में एक एनिमल करके मूवी आई थी रणबीर कपूर की, और एक मूवी आई थी सेम बहादुर। हालांकि सेम बहादुर बहुत अच्छी मूवी थी, बट बिकॉज डोमिनेंट किसने कर दिया? एनिमल इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई तो बेचारी सेम बहादुर को रिसेसिव होना पड़ा। सही बात है ना? तो ऐसे भी आप बेसिक एग्जांपल से, आपके डेली लाइफ से समझ सकते हो चीजों को, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। While the alleles that determine the traits are known as
डोमिनेंट एलील, यानी जो दिख रहा है। ओके, हाइब्रिड के अंदर वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक सा लॉ ऑफ डोमिनेंस था, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, लिख के आना आपको। यस सर, ठीक है। आगे चलें, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन किसके बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट each gene separate from the each other so that each gamete carry only one allele for each gene. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेकंड लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। इसको समझाता हूं, फटाक से आ जाओ। सर ये कैपिटल टी, सर ये कैपिटल टी, सर ये स्मॉल टी, सर ये स्मॉल टी। यहां पर क्या हुआ सर, गैमेट्स बने, सपोज दैट दो तरह के गैमेट्स बन जाएंगे यहां पर आपके पास में, एक तो कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी। तो देखो ये जब पेरेंट के पास थे तब दोनों साथ में थे। भाई ये पेरेंट है ना आपके, ये कौन है सर, ये तो पेरेंट हैं हमारे। सर ये प्यारे प्यारे पेरेंट हैं, ये लो भाई प्यारे प्यारे पेरेंट। ये क्या बेटा, सर ये तो गैमेट हैं हमारे, भाई ये गैमेट ले। हाँ सर, आप मुझे बताइए, ये दोनों जीन साथ में थी, बढ़िया, कैपिटल टी दोनों साथ में है। हाँ सर साथ में दिख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ देखो भाई, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ सर साथ में दिख रहे हैं। अब जैसे गैमेट्स बने तो क्या होता है सर, दोनों अलग हो जाती हैं। सेग्रीगेट होना, अलग होने को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेट होना। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। तो एक गैमेट को क्या होता है, जीन का एक एलील मिलता है। अरे भाई जीन में दो एलील होते हैं, जीन में दो एलील होते हैं। जब गैमेट बनता है तो कितना मिलता है, एक मिलता है। क्या बात सही है क्या, हाँ सर बात तो सही है, हाँ सर बात तो सही है। ये क्या हो गया सर, कैपिटल स्मॉल टी, यहां पर भी आप देखो तो सेम है। क्या बोलते हो, बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। ओके बेटा, इसी को अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होती है, वो सेग्रीगेट होती है। ओके, क्लियर कहानी, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन। अच्छा सुनो, एक और चीज सुनना आप इसमें, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी किसका रिजल्ट होता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी किससे निकल कर आया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आया, ठीक है ना। और ये कब होता है, कब देखते हो आप इसको, तो आप इसको स्टडी करते हो गैमेट्स बनते समय। तो एट द टाइम पीरियड ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, कहां पर बेटा, यानी जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, क्या बेटा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, तो जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है तब इसको स्टडी करते हो। अब क्या बात सही है क्या, हाँ सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पीरियड में कौन सा दिखेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों मोनोहाइब्रिड के कंक्लूजन्स हैं, उसी के रिजल्ट हैं। अब आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट के बारे में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता यार, ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार कहना क्या चाहते हो। उनका रिस्पॉन्स पता है क्या होता है, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, कुछ नहीं कहना चाहते, समझते हैं इसको, है ना, बहुत इजी है एक्चुअली। क्या कहता है समझो, द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स कह दो या टू डिफरेंट कैरेक्टर्स कह दो, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character. This is known as conclusion of the independent assortment. It based on F2 generation of dihybrid cross. तो ये किससे निकल के आया, ये निकल के आया बेटा आपके पास में, कहां से निकल के आया बेटा, ये सर ये निकल के आया डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। तो ये किसका रिजल्ट है सर, दिस लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। समझो, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, है ना। जैसे आपके पास में क्या एक स्टोरी समझो, एक एनालिसिस समझेंगे आप लोग यहाँ पर। भाई आपके पास में एक दोस्त है रिंकू, है ना, आपके पास में एक फ्रेंड है आपका, रिंकू फ्रेंड हो गया रिंकू, एक फ्रेंड मान के चलो आपका, एक फ्रेंड हो गया शिवम, ठीक है, एक फ्रेंड हो गया आपके पास शिवम हो गया, एक हो गया पिंटू, ठीक है, और एक हो गया चंटू, ये चंटू फ्रेंड हो गया, चार फ्रेंड है सपोज दैट। ओके, अब ये चारों जब क्या थे, साथ थे, तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RSPC।
ठीक है, ये चारों जब साथ में थे, कोई दिक्कत नहीं, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे थे ये लोग, 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे, बहुत जिगरी दोस्त हैं एकदम, बोले तो झकास जिगरी होता है ना, एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे साथ है मतलब शानदार। ओके, बट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, है ना, ऐसा नहीं है भाई, साथ में रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब दूर जा रहे हैं तो ऐसे लाइक हाँ हाँ यार मेरा दोस्त मुझसे दूर चला गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं, गम में नहीं रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यानी कि अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये असॉर्टमेंट कैसा रखते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे भाई इसको सपोज जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा, इसको कहीं और जाना पड़ा, इसको कहीं और जाना पड़ा, इसको कहीं और जाना पड़ा, तो क्या होता है, ये अपना ऐसा रखता है कि हाँ लाइक ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे गम में दुख भरे गाने नहीं सुनेंगे कि यार मेरा दोस्त चला गया, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एक गाना है दोस्ती के ऊपर, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा सुना आप लोगों ने गाना, नहीं सुना तो बहुत पुराना गाना है एक्चुअली ये, तो ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पर। तो इसको कैसे समझोगे आप यहाँ पर कि जब क्या होता है, हम टू डिफरेंट या टू पेयर ऑफ ट्रेड्स को स्टडी करते हैं या टू डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे आ जाओ इधर आओ, जैसे मैं आपको डाई हाइब्रिड पे लेके चलता हूँ, फटाक से समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड पे आ जाओ। तो यहाँ पर आपने देखा एक्चुअली, इसको समझना आप लोग बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लो है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर देखो वन पेयर ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर टू पेयर ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट है, ये देखो, तो जब इससे क्या होता है गैमेट्स बनते हैं, इस तरह से गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैरेक्टर अलग जा रहे हैं, ये अलग जाएंगे सपोज दैट, तो ये कैरेक्टर क्या होते हैं जब सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, ओके, यानी कि जो कैरेक्टर ये पहले एक्सप्रेस कर रहे थे अभी भी वो एक्सप्रेस करेंगे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे सपोज दैट जब मैं 10th क्लास में था तो मैं मेरी फैमिली के साथ रहता था, मैं जब 12th में था तो भी मेरी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए कोटा आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डूबा हुआ हूं कि यार मेरा घर, मेरी माँ, मेरा फादर, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ाई करता था, यहां भी पढ़ाई कर रहा हूं, समझ रहे हो, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि आप अटैच नहीं हो, एक के जाने से दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। आजकल होता है ना, आजकल आपको पता होगा काफी लोग, है ना, किसी की फ्रेंड है, किसी का बेस्ट फ्रेंड है, वो चला गया है, स्कूल नहीं आया एक दिन, मेरा तो दोस्त स्कूल नहीं आया, मेरा मन नहीं लग रहा है, इस तरह से वो क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसको ऐसा समझ सकते हो आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ओके भाई। इस तरह से हमने क्या कर लिया यहाँ पर, ये आपने क्या कर लिए, तीनों लो समझ लिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान रखना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब आप टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के बीच में क्या कराते हो, जब टू पेयर ऑफ ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराते हो तो ये कैरेक्टर्स आगे अगली जनरेशन में क्या होते हैं, सेग्रीगेट होके जाते हैं। तो इनका सेग्रीगेशन जो होता है वो एक कैरेक्टर को अफेक्ट, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता है। जब ये साथ में होंगे तो भी अफेक्ट नहीं करेगा, और जब ये अलग जाएंगे तो भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्या बात सही है? इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। आज जो हमारा चैप्टर था हेरिडिटी, उसमें लास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझ में आ गया होगा, जहां पर हमने बात करी है रिंकू, चिंटू, पिंटू, चंटू के बारे में, है ना। तो रिंकू, शिवम, पिंटू, चंटू, ये सब जब साथ में होते हैं तो भी अफेक्ट नहीं करते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो भी अफेक्ट नहीं करते हैं, अपना आराम से जिंदगी बिंदास जीते हैं। क्या बात सही है? यही कहानी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, सही बात है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। क्या होता है? पूछा जाता है। अब पूछा जा रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो चीज तो इंपॉर्टेंट हुई ना भाई, हाँ है ना? हाँ सर इंपॉर्टेंट तो हुई। तो पहले समझो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या। सेक्स डिटर्मिनेशन का साफ साफ मतलब बेटा, आपको सेक्स को डिटरमाइन करना है। सेक्स मतलब, सर सेक्स मतलब जेंडर, ठीक है। सेक्स का मतलब यहां पर क्या होता है बेटा, जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म उसका जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, फीमेल है कि मेल है, उसको आइडेंटिफाई करना है।
ये क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ओके, तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करें, उसके लिए दो चीजें होती है भाई, या तो आप जेनेटिक्स, मेजरली मैक्सिमम केसेस में हम जीन्स के बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स करते हो, ठीक है। एक ऐसा भी होता है जहां पर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे बता सकते हो, भाई टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे बता सकते हो कि मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। क्या बात सही है क्या? ठीक है, चलो तो पहले कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे और फिर बात करेंगे ह्यूमन के अंदर आप कैसे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो। तो आ जाइए फटाक से। तो यहां पर देखो, इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी ह्यूमंस के अंदर किस चीज का यूज करोगे आप, जेनेटिक डिटरमाइन होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं अपन। किसके बेसिस पर डिटरमाइन करोगे बेटा? सर क्रोमोसोम के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं बात करूं इन अदर वर्ड, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, assume that similar genes set are inherited from both parents, तो सेम जीन्स आती है हमारे पास में पेरेंट्स से। ओके, हाँ बीच में इनमें म्यूसिस के टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस भी आते हैं, है ना। 100% सेम जीन्स नहीं आती, कुछ वेरिएंट्स या कुछ वेरिएशंस के साथ में आती है, इसलिए हमारे अंदर वेरिएशंस होते हैं। अगर सारी की सारी जो पेरेंट्स में थी एज इट इज हमारे अंदर आ जाए तो हम तो बिल्कुल उनकी तरह हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। इफ दैट is the case, how can genetic inheritance determine sex? तो कैसे करती है, यही हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसी पे बात करेंगे। In human beings there are 23 pairs of the chromosomes, सही बात है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं हमारे अंदर, हमारी सेल के अंदर 23 pairs of chromosomes होते हैं, जो कि दो सेट में होते हैं। एक सेट के अंदर कितना होता है, 22 होता है, और एक सेट के अंदर कितना होता है, 1 पेयर होता है। तो टोटल कितना हो गया, 22 पेयर्स एंड 1 पेयर्स 23 पेयर्स हो गए। यस और नो बेटा? अब इनको अपन क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं उनको कहते हैं एलोसोम। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या बेटा? हमारे पास में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन कौन से सर? ऑटोसोम और एलोसोम। ये क्या होते हैं सर, इनका क्या रोल है? चलो बात कर लेते हैं, अगर इतनी इच्छा हो रही है तो आपकी, तो चलो भाई आगे वाली स्लाइड पे बात करते हैं। यहां पर आ जाइए। तो हमारे पास में क्या बेटा, एक तो होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन? सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इनके नंबर कितने होते हैं सर? इनके नंबर की बात करूं तो सर ये होते हैं 22 पेयर्स। ठीक है सर, इनको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं अपन सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो होते हैं ये किसने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं ना। ठीक, क्रोमोसोम्स ये कितने होते हैं सर? ये होते हैं 1 पेयर। हाँ, क्या मेल के अंदर अलग होंगे? यस बेटा, मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं। तो जो मेल होता है, एम फॉर मेल, मेल के अंदर ये XY होते हैं, फीमेल के अंदर ये XX होते हैं, ये फीमेल के अंदर। सही बात है, आ जाइए। तो सच अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट रेगुलेट द सोमेटिक कैरेक्टर्स, ये हमारी बॉडी के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी का कैरेक्टर मतलब हमारा स्किन का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, आई का कलर क्या है, ये ऐसे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। अब इसके डिटेल में भी जा सकते हो आप। डिटेल में क्रोमोसोम कैसे? अरे डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया, समझ गए? तो मैं क्रोमोसोम कह रहा हूं तो किसकी बात हो रही है? जीन की हो रही है। ठीक है, ऑफ द बॉडी आर नॉन एज ऑटोसोम। तो क्या कहते हैं इनको? ऑटोसोम कहते हैं। नंबर में कितने होते हैं? 1 से 22 होते हैं। ठीक है, और आपको इस तरह से दिखाई दे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। साइज में इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे देख लो आप, ऐसे 22 होते हैं ना पूरे के पूरे। ठीक है, इस तरह से 22 होते हैं। खैर डायग्राम बनाने की जरूरत अपन को है नहीं। आ जाइए, इधर आ जाइए। द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किसी दूसरे मतलब जो कि मतलब किस में आते हैं, जो कि हमारे सेक्स के डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, जो कि जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई जाइगोट आगे चलकर क्या बनेगा? लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। कोई जाइगोट आगे चलकर किस में ट्रांसफॉर्म होगा? लड़के में होगा या लड़की में होगा। वो डिपेंड करता है उसके अंदर क्या आया है। अगर उसके अंदर XY आया है
तो लड़का बनता है, क्योंकि लड़का बनने के लिए जो जीन्स है वो वाई पे होती है, और लड़की बनने के लिए आपको दोनों एक्स कंपलसरी है, एक एक्स से नहीं बन सकते। ठीक बात है बेटा, क्या बोलते हो, बात समझ में आई? तो यानी कि अगर हम बात करें, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्स 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 कहां पर, फीमेल के अंदर, एक्स वाई कहां पर, मेल के अंदर। जैसे ये एक्स एक्स होता है, ये फीमेल में होता है, ये एक्स और वाई होता है, ये मेल में होता है। क्या बात सही है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो आई होप आपको सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ऑटोसोम, जिसको सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसके बारे में समझ में आ गया हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोम, क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोम हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको, आ जाओ। जैसे सपोज दैट आपके पास में क्या होता है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देख लो, ये मेल होता है और ये क्या होता है सर, ये फीमेल है। हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आ गया। सर ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल के पास में क्या होता है सर, फीमेल के पास में होता है 22 प्लस एक्स वाई। सर सॉरी, मेल के पास में होता है 22 प्लस एक्स वाई। फीमेल के पास में क्या होता है 22 प्लस एक्स एक्स। अब क्या होता है, आगे चलकर ये गैमेट्स बनाते हैं। हाँ सर, गैमेट्स तो बनाएंगे। तो दो टाइप के गैमेट्स कहां बनते हैं मेल के अंदर पे, एक क्या होगा 11 प्लस एक्स, एक बनता है 11 प्लस वाई। ये गैमेट्स बन गए। तो ये क्या होता है, एक्चुअली स्पर्म बना दिया मैंने, सपोज ये क्या बना दिया, ये स्पर्म बना दिया, मान के चलो ये स्पर्म बन गया। यहां पर तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ये ओवम बना देता हूं 11 प्लस एक्स और ये 11 प्लस एक्स। अब क्या होता है, कौन सा स्पर्म कौन से ओवम के साथ में मैच कर रहा है, कौन सा स्पर्म कौन से ओवम के साथ मैच करेगा, इस पर डिपेंड करता है लड़का होगा या लड़की होगी। क्या बात सही है? इसलिए अगर कोई महिला, कोई फीमेल लड़की प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी है, उस मेल की है। तो देखा होगा ना आपने, आज हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई फीमेल है, कोई मदर है, उसके कॉन्टिन्यूसली लड़कियां 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 पैदा हो रही हैं, बर्थ हो रहा है उनका, तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, उस महिला को, कि तुम एक लड़का नहीं पैदा कर सकती, तुम एक लड़का हमको नहीं दे सकती। याद देखा होगा आपने सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो लड़का होना किस पर डिपेंड करता है, लड़का होगा या नहीं होगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाई क्रोमोसोम। एंड वाई क्रोमोसोम कहां होता है, मेल के पास होता है। तो मेल की गलती है, मेल का स्पर्म जो है वो उस एग से मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग गर्ल्स कंटिन्यूअसली, ओके। मेल इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उसका स्पर्म ही एक्स वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे समझाता हूं, आ जाओ फटाक से। जैसे अब क्या होगा, ये स्पर्म था, ये अगर इसके साथ में फ्यूज हो जाए, सपोज दैट इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए इसका, तो क्या बनेगा आगे चलकर सर, ये तो 22 प्लस एक्स एक्स बनेगा। अब एक्स एक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर, एक्स एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल। ये लो भाई, चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला हो सकता है सर, इस वाले के साथ फ्यूज करा दो, तो क्या बनेगा सर, यहां पर तो ये बन रहा है 22 प्लस एक्स एक्स, फिर भी क्या हो गया सर, ये लो फिर गर्ल बन गया। हाँ सर, बात तो सही है, ओके। अब अगर क्या होता है, अगर ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला बेटा, ओके। अगर ये वाला है यहां पर, तो क्या होगा 22 प्लस एक्स वाई, तब कौन बनेगा, तब बॉय बनेगा, तब लड़का होगा भाई। और इधर आ जाओ 22 प्लस एक्स वाई, तब भी क्या बनेगा सर, बॉय बनेगा, सर लड़का बनेगा। क्या बात सही है कि नहीं है? आई बात समझ में आपको बेटा? ओके, हाँ सर, बात तो समझ में आ गई है। यानी कि 50% चांस होते हैं लड़की बनने के, और 50% चांस किसके होते हैं बेटा, लड़का बनने के। क्या बात सही है कि नहीं है? और ये हमारे क्या होते हैं बेटा सर, ये गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट हैं। और ये हमारे क्या बेटा सर, ये पेरेंट है। ये क्या बेटा सर, ये पेरेंट था। इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कैसे डिटरमाइन करोगे, आपने जाइगोट को स्टडी किया, सपोज दैट, या एम्ब्रियो को स्टडी किया, और एम्ब्रियो में अगर आपको क्या दिखता है, एक्स वाई दिखता है, तो जाहिर सी बात है वो जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, वो जाइगोट आगे चलकर अगर एक्स वाई दिख रहा है तो वो आगे चलकर क्या बनाएगा सर, वो आगे चलकर बनाएगा मेल, बॉय बनाएगा।
और जायगोट में या एम्ब्रियो में आपको सेक्स क्रोमोसोम कौन से मिलते हैं, एक सेक्स मिलता है, तो वो आगे चलकर फीमेल बनती है, लड़की बनती है। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, चलिए। तो आज हमने पूरा हेरिडिटी चैप्टर कवर कर लिया आपका, जहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। यहां पर आपने बहुत बेसिक से चीजों को समझा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने बेसिक से चीजों को इंक्लूड किया, इसलिए हो सकता है आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा समय से ज्यादा हो गया हो, बट इत्मीनान से पूरे चैप्टर का पूरे वीडियो लेक्चर को देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपना एनसीईआरटी नोट्स जरूर लेके बैठना। ओके, फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर हम इसी तरह से आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से फास्ट ट्रैक मोड पे क्या कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, और रिवीजन में आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम चीजों को फास्ट मोड में करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है आपने, ठीक है। और आई होप कि आपको हेरिडिटी का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अच्छे से इनके नोट्स आप बनाना कोशिश करना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको जरूर टाइप करना। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? ओके, क्या आपको मेंडल्स के सारे लॉ समझ में आए? क्या आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया? क्या आपको डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया? सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ऑटोसोम क्या, एलोसोम्स क्या, बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट द जेनेटिक्स, हाउ टू गेट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड, ये सब चीजें अगर समझ में आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। मोशन फाउंडेशन के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। ओके, और पास वाला बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, ताकि जब भी नया इस सीरीज का वीडियो आएगा फास्ट ट्रैक मोड का, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, और आप सबसे पहले अपने सिलेबस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और अपनी क्लास में और अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो। चलिए, अभी मैं आपसे अलविदा कहता हूं और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो सेशन, बाय।